यूनिवर्सिटी टाइम में मुझे याद है कि मेरी गेमिंग इतनी मशहूर हो गई थी, हम प्लेयर उसे समझते थे जो कीबोर्ड से खेलता। तो मेरी कीबोर्ड पे इतनी फास्ट फिंगर्स थी कि लड़के जमा हो जाते थे मेरे रूम में यूनिवर्सिटी के गेम देखने के लिए, और शर्तें लगती थी कि हाँ जी कितनी देर में गेम एंड करेंगे। इट्स अ वेरी बिग इंडस्ट्री। जो म्यूजिक इंडस्ट्री आपकी है, जो सोशल मीडिया इंडस्ट्री है, इन दोनों को कंबाइन करके जितना ये रेवेन्यू जनरेट करती है, उससे ज़्यादा आपकी गेमिंग इंडस्ट्री एक साल के अंदर जनरेट करती है। GTA मैंने खेली हुई है, बैटमैन आर्खम असाइलम। ये एक टाइप ऑफ स्यूडो रिलीजन बन गया। स्यूडो रिलीजन से मुराद मेरा है कि इट्स समथिंग जिसको लोग रिलीजन बुलाते नहीं, बट इसकी एक रिलीजियस टाइप फॉलोइंग हो जाती है। वो 12 घंटे स्क्रीन टाइम है उनका, तो वो क्या करें किसी को पता नहीं, वो अपने पे कंट्रोल कर नहीं सकते, तो फिर इसलिए वो मसलों की तरफ जाते हैं। सर इस वक्त करेंटली 9 out of 10 चिल्ड्रन प्ले वीडियो गेम। मेरे पास मदर्स आती हैं, बेचारी कहती हैं कि हम क्या करें, एग्रेसिव हो रहा है। सर व्हाइल आई एग्री विद देम, बट इनेबल कौन करता है? दे हैव देयर हैंड्स ऑन अ फोन और देयर फिंगर्स ऑन अ कीबोर्ड लॉन्ग बिफोर दे आर एबल टू स्पीक वर्ड्स। आपका रोल मॉडल एक 17 से 18 या 20s में, एक यंग 20s में एक बच्चा है जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, हु डजंट केयर अबाउट व्हाट ही सेइंग, वो गालियाँ बोलता है और वो दूसरों को गेमों में मार रहा है। दैट्स योर रोल मॉडल फॉर टुडेज। एक लाइन में अगर इसको कहना चाहें, ट्राई टू डू समथिंग न्यू एवरी डे, नॉट द सेम थिंग एवरी डे। तो सर टेकन तो मैं जानता हूँ आप बहुत खेलते थे, बट आपका फेवरेट कैरेक्टर क्या था? टेकन आपको कैसे पता मैं खेलता था? आपने बताया तो सर। नहीं, एक बार मुझे याद है कि आप लोगों का वो था, कुछ ईद मिलन पार्टी थी जी सर, उस पर टेकन जो है वो आप लोग खेल रहे थे, तो मैंने काफ़ी लोगों को जो है डिफीट बहुत हराया था सर। यस, मैंने अपने उसमें ज़ाहिर है टीनेज में टेकन भी खेली, लेकिन उससे भी गोइंग वे बैक तो मुझे याद है स्ट्रीट फाइटर वो होती थी, बल्कि उससे भी पीछे चले जाएं। चले मैं मज़े की बात है आपको हिस्ट्री बताता हूँ अपनी। सबसे पहली गेम मैंने जो खेली थी वो 486 पे थी। कंप्यूटर एक होता था 486, और उसके बाद पेंटियम शुरू हो गए, पेंटियम 1, पेंटियम 2। वो थी रैबिट, शायद आप लोगों को ना पता हो, कभी यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा 486 की या पेंटियम 1 की गेम रैबिट। उसमें उस टाइम पे डॉस होता था, MS डॉस। बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम्स आए हैं, विंडो, ये मैं बात कर रहा हूँ 90s की। दैट वाज द फर्स्ट गेम जो मैंने अपने अब्बू के ऑफिस में खेली थी। मेरे अब्बू को कंप्यूटर दिया हुआ था, ज़ाहिर है उनके ऑफिस में, तो कंप्यूटर बड़ा रेयर था उस दौर में, किसी किसी के पास होता था। फिर एक प्रिंस ऑफ पर्शिया गेम थी, वो भी MS डॉस पे थी। और उसके बाद फिर ज़ाहिर है पेंटियम में आ जाएं तो ये मेटल स्लग और ये स्ट्रीट फाइटर, किंग ऑफ फाइटर। फिर आपको पता है कंसोल्स की बात करें तो निंटेंडो, और उससे पहले अटारी, फिर उसके बाद जो है ये अपना सेगा मेगा, और उसके बाद जो है फिर ये PS प्ले स्टेशन, फिर Xbox आई। तो ये सारी एवोल्यूशन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है ना वो अपनी आंखों से देखी, और गेमें भी बड़ी खेली हैं। यूनिवर्सिटी टाइम में मुझे याद है कि मेरी गेमिंग इतनी मशहूर हो गई थी, मैं बल्कि इनको बता रहा था अब्दुल्ला को अभी पिछले दिनों कि हम ना उसको प्लेयर ही नहीं समझते थे जो उससे खेलता था, यानी वो जो रिमोट है, हम प्लेयर उसे समझते थे जो कीबोर्ड से खेलता था। हम कहते थे क्योंकि उससे मुश्किल है। तो मेरी कीबोर्ड पे इतनी फास्ट फिंगर्स थी कि लड़के जमा हो जाते थे मेरे रूम में यूनिवर्सिटी के गेम देखने के लिए, और शर्तें लगती थी कि हाँ जी कितनी देर में गेम एंड करेंगे। तो उस दौर में मुझे याद है रेजिडेंट ईवल 4, और ये अपना एक आई थी गियर्स ऑफ वॉर, शायद ये है Xbox की गेम थी, वो कंप्यूटर पे भी फिर आ गई थी उसके बाद। फिर मुझे याद है असैसिन क्रीड बहुत मशहूर हुई मेरे दौर में जब मैं यूनिवर्सिटी टाइम में था, जो उसका पहला पार्ट आया, बड़ी उसकी धूम मची, ग्राफिक्स बड़े कमाल के थे। और फिर मुझे याद है कि प्रिंस ऑफ पर्शिया 2 थ्रोन्स, इसकी भी ग्राफिक्स की बड़ी धूम मची थी, और ये मैं जो है ना खेलता होता था, लोग जमा होते थे देखने के लिए, यार इसकी फिंगर्स कितनी फास्ट मूव कर रही, क्योंकि उसका गेम प्ले ऐसे है कि आपने दीवार पे चढ़ना है, फिर जंप लगानी है, फिर जो है वो मारना है किसी को वगैरह वगैरह। तो यस, मेरा एक है बैकग्राउंड NFS, वो बहुत खेली, GTA मैंने खेली हुई है, बैटमैन आर्खम असाइलम, बैटमैन की गेम्स जो है मैंने खेली हुई हैं। तो आई एम ट्राइंग टू टेल कि यस आई नो कि गेम्स की इंडस्ट्री क्या है। आप लोग बताएं, आप लोग कितनी गेमिंग करते हैं और क्या चल रहा है आजकल? तो सर आई हैव एन Xbox One, तो आई यूज्ड टू प्ले अ लॉट ऑफ गेम्स ऑन इट। करंटली आई एम प्लेइंग Red Dead 2। इट्स अ स्टोरी गेम, उसमें एक स्टोरी कैंपेन होता है जिसको आप फॉलो करते हो। अच्छा। और उसके साथ साथ Forza Horizon 5 जो नई निकली है, इट्स अ रेसिंग गेम। एंड उसके साथ साथ जो जनरल फेमस गेम्स हैं, फोर्टनाइट हो गई, रॉकेट लीग हो गया, कॉल ऑफ ड्यूटी हो गई,
ओके। अब A levels में आगे तो टाइम नहीं मिलता, बट आई ट्राई टू मेक टाइम टू और मल्टीप्लेयर भी बड़ा होता है आजकल? मोस्ट ऑफ दीज आर मल्टीप्लेयर। अच्छा। यस, फोर्जा मल्टीप्लेयर है, रॉकेट लीग मल्टीप्लेयर है, फोर्टनाइट मल्टीप्लेयर है। फोर्टनाइट इज नोन टू बी अ बैटल रॉयल, मतलब 100 डिफरेंट प्लेयर्स फ्रॉम 100 डिफरेंट डेस्कटॉप्स अराउंड द वर्ल्ड, दे मीट इन वन लॉबी। सही। और वो फिर एक दूसरे के साथ बात करते हैं, दे गेट टू मीट ईच अदर एंड दे गेट टू प्ले टुगेदर, एंड द लास्ट पर्सन अलाइव विंस। तो हाँ, आप कौन सी जॉनरे जो है गेम्स की खेलते हैं? मुख्तलिफ जॉनर्स हैं, तो आपको कौन सी जो है वो पसंद? सो ज़्यादातर मैं कैंपेन्स वगैरह खेलते रहा हूँ अपनी ज़िंदगी के अंदर। मैंने जब मोबाइल वाली गेम्स होती थी, वो नोकिया के अंदर 2-3 गेम्स होती थी, सही। वहाँ से मैंने शुरू की अपनी गेमिंग जर्नी को आप कह लें। उसके बाद 360 मेरे सारे कज़नों ने Xbox 360 खरीद लिया। मैं वैसे तो कह लें पार्टी में लेट था, कज़नों ने खरीद के उनके साथ खेल लेता था। कभी अपना रिमोट पहले मैंने ले लिया था Xbox 360 का। अच्छा। एक कज़न वगैरह होते हैं उनके साथ मैं खेल लेता हूँ मल्टीप्लेयर गेम्स उनके साथ। उसके बाद मैंने खुद अपना Xbox 360 खरीदा। मैं डिफरेंट गेम खेली, लेगो गेम्स होती थी हमारी, एक्शन गेम्स होती थी उसके अंदर, और ज़्यादातर जो मैंने खेली है उसके अंदर कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स 2 थी। उसमें कैंपेन एक तो थी, वो मैंने काफ़ी बल्कि 2 दफ़ा उसको कंप्लीट की। मल्टीप्लेयर नहीं, मल्टीप्लेयर नहीं थी। Xbox 360 ना JTAG लग के आता था यहाँ। डेविड मिशन था नाम कैरेक्टर का। हाँ, डेविड मिल्सन था। तो उसके बाद कज़नों के साथ 4 स्क्रीन या ड्यूअल स्क्रीन गेम खेलनी मैंने उनके साथ। हम दोनों अपने रिमोट्स ले आते थे और Xbox पे खेलते रहते थे। उसके बाद फिर PS4 खरीदा, कज़नों ने खरीद लिया, फिर मैंने भी खरीद लिया। मेरी वही जर्नी थी कि मैंने पहले रिमोट खरीदा है, उसके बाद मैंने खरीदा है अपना कंसोल खरीदा। तब उसमें जो मेरी सबसे पहले गेम थी, वो बल्कि 3 गेम्स मैंने खरीदी थी, मगर जो सबसे पहले मैंने खेली थी वो बैटलफील्ड 1 थी। वो एक एक्शन मल्टीप्लेयर गेम थी जिसकी कैंपेन भी थी, वो वर्ल्ड वॉर 1 पे बेस्ड थी। तब मुझे काफी वर्ल्ड वॉर 1 की हिस्ट्री ना मुझे काफी फैसिनेट करती थी। मैं काफी इंटरेस्टेड था, बुक्स में भी पढ़ते रहते थे वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में, यूट्यूब वीडियोस देखता था। तो उस मल्टीप्लेयर से स्टार्ट की मैंने। उसके बाद फोर्टनाइट, कॉल ऑफ ड्यूटी, ब्लैक ऑप्स की सीरीज होगी, कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वारफेयर होगी, कज़नों के साथ खेलना, खुद खेलना, और फोर्टनाइट पे काफी मैंने टाइम अपना स्पेंड किया है अगर मल्टीप्लेयर की बात की जाए। और बैटलफील्ड 1 पे किया गया मैंने इस टाइम काफी। अब्दुल्ला, ये जो पबजी है ये बड़ी फेमस हुई थी एक दौर में, आजकल नहीं, क्योंकि इन दोनों ने पबजी का नाम नहीं लिया। सर पबजी अब भी चलती है। अच्छा। बट मोबाइल गेम्स आई डोंट थिंक सो कि वो बूम पकड़ रही है जो अब पीसी गेम्स का बूम है। विद लाइक गेम्स लाइक वैलोरेंट और ओवरवॉच। उसकी नई सीरीज भी आ गई ओवरवॉच 2। पीसी गेम्स हैं जी। इनके प्राइस पूल बहुत बड़े होते हैं, वर्ल्ड वाइड ग्लोबली इनके टूर्नामेंट्स होते हैं। तो उसकी वजह से टेकन टाइप गेम्स हैं? नहीं, ये 5v5 FPS शूटर्स हैं। अच्छा। लाइक काउंटर स्ट्राइक टाइप है। ओके जी। तो इनका काफ़ी ज़्यादा स्कोप बढ़ गया है और मोबाइल गेमिंग से लोग शिफ्ट करके अब इनकी तरफ आ रहे हैं। अच्छा, ओके। आप कौन सी जो है वो खेलते हैं? सर स्टार्ट मैंने किया था बैक इन 2005-06। ठीक है। तब वही पुरानी गेम्स IGI हो गई, वर्चुअल कॉप हो गई, हाउस ऑफ द डेड। वर्चुअल कॉप। हाँ जी, हाउस ऑफ द डेड हो गई। अच्छा, शुरू IGI बहुत शौक से खेलते थे। क्रिकेट 07 आई, फिर जी क्रिकेट 2000, उसके बाद कोई क्रिकेट की गेम नहीं आई उससे। डूम भी होती फिर उसके बाद हम फीफा खेलने लगे 2008 में। अच्छा। फिर उधर से हम PS2 पे आ गए, गॉड ऑफ वॉर खेली। फिर प्रिंस ऑफ पर्शिया, जैसे आप बता रहे थे, प्रिंस ऑफ पर्शिया खेली। और उधर से मैंने Xbox पे शिफ्ट कर लिया। Xbox पे फिर हम खेलते रहे ऑफलाइन गेम्स। फिर मैं कंपेटिटिव की तरफ आ गया फुल टाइम। फिर कंपेटिटिव में मैंने टूर्नामेंट्स भी खेले, वैलोरेंट में। काउंटर स्ट्राइक से स्टार्ट किया था, फिर वैलोरेंट पे शिफ्ट कर लिया। ठीक है। फिर एवर सिंस मैं 2018 से अब तक वैलोरेंट पे हूँ। ये ऑनलाइन गेमिंग का जो है कंपटीशन जो होते हैं, ये ट्रेंड काफ़ी बढ़ गया दुनिया में। यस सर, जैसे इंटरनेट का बूम हुआ है, तो इंटरनेट के बूम के साथ साथ ही इसका भी बूम हो गया, बिकॉज इट्स अ वेरी लुक्रेटिव सॉल्यूशन। और मेरे ख्याल वर्ल्ड चैंपियनशिप्स भी होती हैं। बिल्कुल होती हैं। इस पर आई थिंक पाकिस्तानी प्लेयर एक टेकन का चैंपियन। हाँ, मैंने सुना। एंड उसके साथ साथ बहुत से पाकिस्तानी प्लेयर्स हर जगह हैं, बट अराउंड द वर्ल्ड हैं। इट्स अ वेरी कंपेटिटिव बेस। और आई थिंक इसका जो रीज़न है इसकी राइज का, वो है कि फास्टर इंटरनेट स्पीड्स हुई हैं, कनेक्टिविटी बढ़ी है, और फिर सब एक साथ खेलना शुरू हुए और सब ने देखा है कि यू कैन प्ले विद अनदर पर्सन फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। मतलब आप एक लॉबी ज्वाइन करें, और किसी भी गेम की लॉबी, और उसमें आपके साथ एक UAE से पर्सन होता है, एक अमेरिका से हो सकता है, एक इंडिया से हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है। इट्स अ ग्रेट वे टू मेक फ्रेंड्स, टू टॉक विद अनदर पीपल। बिल्कुल ठीक। बट अब उसके साथ साथ उसमें फिर जिस तरह आप दूसरों के साथ ऑनलाइन इंटरेक्शन बढ़ती है, फिर वो ऑनलाइन इंटरेक्शन चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, दोनों इंक्रीज होती हैं। पॉजिटिविटी भी इंक्रीज होती है, बट ऑनलाइन बुलिंग और ऑनलाइन रैम्पेजिंग और रेज क्विटिंग और ये चीज़ें भी फिर बढ़ गई। एंड क्योंकि अब हर चीज़ सोशल मीडिया पे है, तो इन they've become
more aware of these problems than before. सर जी इट्स अ वेरी बिग इंडस्ट्री। अगर मैं आपको बताते जाऊं कि जो म्यूजिक इंडस्ट्री है आपके, जो सोशल मीडिया इंडस्ट्री है, इन दोनों को कंबाइन करके जितना ये रेवेन्यू जनरेट करती हैं, उससे ज़्यादा आपकी गेमिंग इंडस्ट्री एक साल के अंदर जनरेट करती है। अगर मैं आपको स्टैट्स बताऊं, इसके बारे में कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स बताऊं, तब तकरीबन 2.5 बिलियन लोग इन 2016 वो गेम में खेल रहे थे। गेम्स या तो कंसोल ऑन करते थे या तो मोबाइल में गेम्स खेल रहे थे, एवरीथिंग कंबाइंड। और उसके बाद जैसे बताया कि काफ़ी कॉम्पिटिटिव टूर्नामेंट्स आए हैं, तब लोग आजकल ना काफ़ी यूट्यूब की स्ट्रीम आई है जो बेसिकली लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं अपने गेम खेलते वक्त। वो अपनी पर्टिकुलर गेम के अंदर काफ़ी वो कह लें प्रोफेशनल होते हैं, जिसको हम एज अ टर्म यूज़ करते हैं प्रो। तो 660 मिलियन लोग तकरीबन उनका जो वॉच टाइम था, 660 मिलियन लोग गेम्स खेलते रहे थे अराउंड इन 2017। ठीक है। और उसके बाद एक्टिविजन ने एक अपनी स्टैट्स रिवील किया था जब उन्होंने ब्लैक ऑप्स 1 रिलीज की थी। ब्लैक ऑप्स 1 कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स 1 उन्होंने रिलीज की थी। वो बताए थे तकरीबन जब उन्होंने विद इन अ मंथ लोग इतनी गेम्स खेल चुके थे, अराउंड 680 मिलियन आवर्स गेम खेल चुके थे, एवरीवन कंबाइंड, जितने लोगों ने उनकी गेम्स को या तो स्ट्रीम किया था या तो गेम्स वो खुद ही खेलते थे। और उसके बाद अगर आप उसको ईयर्स के अंदर लें, मतलब फॉर कॉन्टेक्स्ट ईयर्स के अंदर लें, तब 64,000 ईयर्स इसको मिला के बनता है। तब ये इंडस्ट्री कोई छोटी इंडस्ट्री नहीं है, ये अराउंड $130 बिलियन ये पर ईयर जनरेट करती है एंड इंक्रीजिंग। सर इस वक्त करेंटली 9 out of 10 children play video games. True. In the world. I think 9.5 होने वाला है। मैं चाहता हूँ कि पहले हम इसके थोड़े से बेनिफिट्स चलें। आपसे मैं पूछता हूँ, आप लोग खेलते हैं, मैंने भी खेली हैं, मैं भी आपको कुछ बताऊँगा। अब्दुल्ला, इसके आपको लगता है कि कुछ बेनिफिट्स हैं गेमिंग के? सर बेनिफिट्स हैं। अच्छा। क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ती है आपकी, मुझे लगता है स्ट्रेटेजिक गेम से आपकी सोचने, आपका रिएक्शन टाइम बढ़ता है, आपके रिफ्लेक्सेस क्विक होते हैं, आप शार्प हो जाते हो किसी हद तक। बट इसके अगर आप डाउनफॉल देखें, अगर इसके आप कॉन्स देखें तो वो बहुत ज़्यादा है। ये आपको कंपटीशन में डाल रहे हैं एक तरह से, आपका माइंडसेट कंपटीशन वाला बना रहे हैं। जो आप कैंपेन गेम्स देखेंगे जो ऑफलाइन बेस्ड हैं वो डेड होती जा रही हैं। इसी वजह से नॉट सच अ बैड थिंग। अगर आप कंपेटिटिव हो रहे हो गेम्स में, तो आप अपनी लाइफ में हर जगह कंपेटिटिव हो गए, यू विल ट्राई टू बी द बेस्ट वन। बट इज इट सो कि वो लाइफ में आ जाती है वो चीज़, मतलब रिफ्लेक्ट करती है? आई पर्सनली थिंक आनी चाहिए। इफ़ यू आर कंपेटिटिव इन वन प्लेस तो यू विल टेक दैट माइंडसेट एवरीवेयर यू गो। जिस तरह आप कहते हैं कि गेमर्स रेज क्विट कर रहे होते हैं तो हर वक्त गुस्सा हो रहे होते हैं, अगर हर वक्त कंपेटिटिव हो रहे हैं गेमों में तो बाहर भी कंपेटिटिव हो रहे होंगे। तो कंपेटिटिवनेस माइट नॉट बी सच अ बैड थिंग। आपका पर्सनल क्या एक्सपीरियंस है? उन्होंने कहा कि नहीं, इसका फ़ायदा भी होता है, कौन नहीं है सच कंपेटिटिव होना। इससे क्या होता है, गेमिंग से आप नार्सिसिस्टिक भी हो जाते हो, क्योंकि आपको इतने कॉम्प्लीमेंट मिल रहे होते हैं जब आप अच्छी गेम कर रहे होते हो, तो ये भी इसके कॉन्स में आता है। बिल्डिंग अपॉन व्हाट ही सेड सर, आई थिंक ये एक टाइप ऑफ स्यूडो रिलीजन बन गया। स्यूडो रिलीजन से मुराद मेरा है कि इट्स समथिंग जिसको लोग रिलीजन बुलाते नहीं, बट इसकी एक रिलीजियस टाइप फॉलोइंग हो जाती है। और इससे आपका नार्सिसिज्म भी बढ़ता है। जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर ये हैं, ये आप बता रहे थे कि ओवरवॉच खेलते हैं, इफ़ ही इज़ द नंबर 1 प्लेयर इन द वर्ल्ड इन ओवरवॉच, सपोजिंग वर्ल्ड क्या कंट्री या रीजन या सिटी भी कर दें, तो देयर विल बी 10s 20s 30s 40s thousands of people who want to be like him, who will aspire to be like him in the gaming world. But that might cause him to be boastful, that might cause him to be egoistic, जो कि रियल लाइफ में इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ ना हो। अगर आप गेम अच्छी खेलते हो रियल लाइफ में, इट वोंट हेल्प यू हैव अ जॉब, इट वोंट हेल्प यू इन योर रिलेशंस, इट वोंट हेल्प यू इन योर ऑफिस, इट वोंट हेल्प यू इन योर सोशल लाइफ। गेमिंग ने आपको हेल्प किया है किसी चीज़? आई थिंक कॉग्निटिवली इसने मुझे इम्प्रूव किया है। अच्छा। जिस तरह एक और गेम वेयर आई यूज्ड टू प्ले हिटमैन, आई यूज्ड टू प्ले हिटमैन अ लॉट। हिटमैन जो है, द प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑफ हिटमैन इज अनलाइक एनी मैथ्स प्रॉब्लम आई हैव एवर सीन। प्रॉब्लम सॉल्विंग, मैथ्स भी तो यही सिखाते हैं ना। मैथ्स हम क्यों पढ़ते हैं? मैथ्स हम पढ़ते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग आए। हम सारी एक्सरसाइजेज में वैल्यूज़ क्यों निकाल रहे होते हैं? नॉट बिकॉज पाइथागोरस थ्योरम रियल लाइफ में कभी काम आएगा, इट्स बिकॉज कि हम उसको लेके इस्तेमाल करना सीख रहे हैं कि एक टूल लेके हाउ डू यू यूज़ इट, एल्गोरिदम को लेके हाउ डू यू, लॉग को लेके हाउ डू यू यूज़ इट। उसी तरह ये जो है हिटमैन, इट टीचेस यू हाउ टू यूज़ थिंग्स अराउंड यू टू मर्डर पीपल, बट टू एनी अदर वे। आप चैनल कर दो उसे किसी और तरह कि हाउ टू हेल्प अदर पीपल, हाउ टू गेट समथिंग डन, हाउ टू हैव अ प्रोडक्शन। मूवीज़ में डायरेक्टर का यही काम होता है, उसने प्रॉब्लम देखनी है और उसने प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है, एंड दैट्स द वर्क ऑफ अ डायरेक्टर। प्रोड्यूसर ने पैसे देने, स्क्रीन राइटर ने लिखना है, कास्टिंग डायरेक्टर ने
एक्टर्स चूज़ करने हैं, एक्टर्स ने एक्ट करना है, व्हाट्स द डायरेक्टर का वर्क है कि कोहीजन रखनी है। तो इसी तरह प्रॉब्लम सॉल्विंग में यू लर्न हाउ टू कीप कोहीजन इन योर लाइफ, हाउ टू मूव थिंग्स फॉरवर्ड। सर आपको कैसे हेल्प किया गेम? सर मुझे इसने हेल्प किया कि मैं चीज़ों को अच्छी तरह का ट्रैक कर लेता हूँ। मेरी जो आई और हैंड जो कोऑर्डिनेशन है वो बेहतर हो चुकी है। और एक और तरह मुझे इस गेमिंग ने हेल्प किया कि मैं अपना टाइम इसके बजाय किसी और फजूल काम में स्पेंड कर रहा हूँ। गेमिंग इज़ अ बेटर अल्टरनेटिव, काफ़ी दूसरी चीज़ों से बहुत बेहतर है। अब आप सोशल मीडिया को देख रहे हैं, क्या है वहाँ नार्सिसिस्टिक लोग बैठे हुए हैं, अगर इंस्टाग्राम की बात करें शो ऑफ कर रहे हैं, और आपको एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी फील होती है और आपको लगता है कि आपके पास अल्लाह ने आपको किसी चीज़ से नवाजा नहीं हुआ। तो उसकी बजाय कि मैं सोशल मीडिया पे अपना टाइम वेस्ट करूं, मैं इंस्टाग्राम फेसबुक पे दूसरी लोगों की लाइव देखूं, इससे बेहतर है कि मैं अपनी गेम खेल रहा हूँ, उस गेम के अंदर मर्ज हुआ हूँ। मगर मैं एक चीज़ पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि आपको ये दूसरी फील्ड में कॉम्पिटिटिव नहीं बनाती। और क्यों नहीं बनाती? वो इसलिए नहीं बनाती क्योंकि किसी गेम में आपने अच्छा होना है। ऑफ कोर्स द मोर टाइम यू स्पेंड ऑन दैट गेम द मोर बेटर यू विल बी। तो आप उस पर 1 घंटे से अगर शुरू होते हो, 1 घंटा अगर आप हर रोज गेमिंग कर रहे हो, दैट्स नॉट एन एडिक्शन, दैट्स नॉर्मल। यू आर स्पेंडिंग योर टाइम इन अ गुड थिंग, इन अ बेटर थिंग देन अदर अल्टरनेटिव्स। मगर अगर आप उस पर 4-5 घंटे हर रोज स्पेंड कर रहे हो, ऑफ कोर्स तब भी आप कंपिटिटिव हो गए, तब आप इतना अच्छा खेल सकोगे, यू कैन कम्पीट विद अदर बेस्ट प्लेयर्स। तो आप देखें अगर 5-6 घंटे आउट ऑफ 24 आवर्स यू स्पेंडिंग ऑन योर गेम, तो इससे आप कैसे दूसरी चीज़ों में कॉम्पिटिटिव हो गए और दूसरी चीज़ों में आप टाइम स्पेंड करोगे। और मैंने ये देखा अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में कि मतलब नॉट टू डिग्रेड गेमर्स, मैं खुद भी बड़ी गेमिंग की है और आई टोटली अंडरस्टैंड कि ईच वन ऑफ अस हैव देयर ओन यूनिक एबिलिटीज़ और ईच वन ऑफ अस नीड सेल्फ एस्टीम। तो हमें अच्छा लगता है बतौर इंसान ना कि मैं किसी चीज़ में अच्छा हूँ। तो मैंने देखा कि जो गेमर्स थे ना ज़्यादा, वो स्पोर्ट्स में इतने अच्छे नहीं थे। मतलब मेरा पर्सनल ये, मे बी आपका शायद डिफरेंट हो, यानी कि CS काउंटर स्ट्राइक में एक दबंग किस्म का प्लेयर जो है ना, वो मशहूर था हमारी यूनिवर्सिटी में, लेकिन वो मैंने उसे आज तक कोई गेम नहीं खेलते देखी, यानी स्पोर्ट्स इन द रियल सेंस। ना बास्केटबॉल, ना वॉलीबॉल, ना क्रिकेट, ना हॉकी, ना फुटबॉल। तो ये कोरिलेशन जो है ना, मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा वीक है। इसमें ना बैलेंस बहुत ज़रूरी है इन योर लाइफ। ठीक है, अगर आप एक चीज़, जो भी चीज़ हो, अगर आप उसमें बहुत ज़्यादा चले जाएंगे ना, इट विल बी हार्मफुल टू योर अदर पार्ट्स ऑफ योर लाइफ। अब आपने कहा है कि गेमर्स जो हैं वो हर वक्त गेमिंग कर रहे होते हैं, तो बाकी चीज़ों में वो वीक हो जाते हैं। क्यों होते हैं वो वीक? लेट्स लुक एट दैट। एक तो हो गया फिजिकल एस्पेक्ट, आप हर वक्त 6-7 घंटे एक कुर्सी पे बैठे बस हाथ हिला रहे हो, तो आपका जिस्म वीक होगा। एक ये हो गया। एक हो गया आपका साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट गेमिंग का, क्योंकि व्हेन यू गेम अ लॉट, या कोई भी टास्क डजंट हैव टू बी गेमिंग, अगर आप बहुत ज़्यादा वो करते हो, बार बार करते हो आप, तो आपके ब्रेन में न्यूरल जो होते हैं ना चैनल्स टू अ मेमोरी दैट कंटेन्स दैट एग्जैक्ट थिंग दैट यू डूइंग। अगर मैं बार बार गेम खेल रहा हूँ तो मेरे माइंड में जो मेमोरी है दैट लिंक्स न्यूरली टू द मेमोरी ऑफ मी प्लेइंग द गेम, वो स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। वो जब स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, मैं हर रोज़ खेलूंगा, ये सिर्फ गेमिंग नहीं, हो सकता है मैं हर रोज़ टेबल टेनिस खेलूँ, हर रोज़ खेलूंगा मैं, वो मेमोरी और स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, और स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। देयर विल बी अ पॉइंट इन टाइम जहाँ पे इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग एंड यू आर वेरी गुड एट दैट थिंग, बट आपकी जो बाकी मेमोरीज हैं, जो बाकी चीज़ें हैं, दे विल टेपर ऑफ। अगर आप एक चीज़ बहुत ज़्यादा करो तो आपकी बाकी चीज़ें हल्की हो जाएंगी। दैट्स वाई यू नीड अ बैलेंस इन योर लाइफ। अगर आपने गेमिंग करनी है, करो, नो वन स्टॉपिंग यू, नो वन थिंक्स इट्स अ बैड थिंग। बट अगर आप किसी भी चीज़ को अगर आप बहुत ज़्यादा करो तो इट विल बी बैड, इट विल बिकम एन एडिक्शन। अगर आप गेमिंग नहीं, अगर आप स्पोर्ट्स 7-8 घंटे एक दिन खेल रहे हो, तो इट माइट बी ट्रू दैट यू माइट बी वेरी गुड इन दोज, बट शायद हो सकता है कि आप एजुकेशनली पीछे हो जाओ, आप सोशली ऑकवर्ड हो जाओ, आप उस स्पोर्ट में जीना शुरू हो जाओ, दैट माइट बी बैड फॉर यू। उसी तरह एवरीथिंग, बैलेंस इज द की। बैलेंस इज द की। सर मिस्ट्री सॉल्विंग गेम्स बिल्कुल सिखाती है, जैसे असर ने बात की। मगर अगर मैं आपको इस बारे में बताऊँ कि 5-6 घंटे गेम के एक बंदा खेल रहा है गेम्स वगैरह और उससे मिस्ट्री सॉल्विंग सीख रहा है, इससे बेहतर ये नहीं कि 5 से किसी रियल लाइफ स्किल में वो अपना बिजनेस समझे, कोई अपना फ्रीलांस बिजनेस चला ले वो बंदा, उससे ज़्यादा वो एक रियल लाइफ सिनेरियो में सीखेगा कि वो किसी गेम से सीखेगा। कोई स्किल सीख सकता है, अरेबिक लैंग्वेज है, देयर आर सो मेनी लैंग्वेजेस विच अ पर्सन कैन लर्न। अब्दुल्ला, ये इन दोनों ने जो बात की कि नहीं, इसके तो फ़ायदे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं जो इनकी बातों से मैंने एक्सट्रैक्ट किया है, और ये कह रहे हैं कि इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, बैलेंस होना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि बैलेंस नहीं है। सर बैलेंस आप देखें ना, कैटेगरी कौन है जो खेल रही है, ज़्यादातर टीनेजर्स हैं, राइट? तो उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस कौन रख रहा है? हाँ, चेक एंड बैलेंस रखने वाला कोई है नहीं। वो 12 घंटे स्क्रीन टाइम है उनका, तो वो क्या कर रहे हैं किसी को पता नहीं, वो अपने पे कंट्रोल कर नहीं सकते, उनमें अभी इतनी कैपेबिलिटी ही नहीं है।
तो फिर इसलिए वो मसलों की तरफ जाते हैं। he still believes कि मसले yes and I agree with him. The fact of the matter is in today's world जो छोटे बच्चे हैं they have their hands on a phone or their fingers on a keyboard long before they're able to speak words. That's a true fact. ठीक है, मतलब मेरे अपने इतने कज़न्स हैं, आई थिंक इन सब के भी कज़न्स होंगे, आप यू माइट नो अ फ्यू पेरेंट्स जिनके बच्चों के पास फ़ोन होता है बिफोर दे कैन स्पीक। मामा से पहले उनको पता है यूट्यूब पे जाके बेबी शार्क कैसे सर्च करना है। तो अब व्हाट दैट डज़, मतलब व्हाट डज़ दैट डू, इसका नेगेटिव इफेक्ट क्या है बच्चे पे? तो फ्रॉम अ वेरी स्मॉल एज उसका ब्रेन चेंज हो रहा है, उसका ब्रेन वॉर्प हो रहा है to be able to find these things, these high dopamine activities जो उसके nerve centers को इतनी ज़्यादा please करती हैं कि he's addicted from the very point of his from the very start of his life. True. और मैं आपको आसान अल्फाज में बताऊँ, आपने देखा होगा अपने इर्द गिर्द भी कि आज के बच्चे, मैंने भी नोटिस किया, उनमें बेचैनी बहुत है, यानी they can't sit anywhere चैन से, उंगलियां हिलने लग जाएंगी, ठीक है ना, और बॉडी लैंग्वेज बड़ी अजीब हो गई, यानी कहीं सोफे पे बैठे हुए ना तो बिल्कुल ही यूं करके, मतलब वो मुझे पोस्चर नहीं आ रहा, बट आई हैव सीन यंगस्टर्स, यानी एक चाल होती थी यंगस्टर्स की, और मतलब एक रोब होता था टीनेज का, और बैठने का एक तरीका वगैरह वगैरह। तो ये मेरे नज़दीक, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ये गेमिंग की वजह से, क्योंकि गेमिंग में व्हाट यू आर गेटिंग इज़ एक्चुअली डोपामीन, और डोपामीन के पर्सनैलिटी पे सारे इफ़ेक्ट्स हैं, लेजीनेस, प्रोक्रेस्टिनेशन और डिले करना चीज़ों को, ठीक है, और हार्ड वर्क को अवॉइड करना, और शॉर्टकट्स की तरफ जाना, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, बेचैनी होना, फ़ौरन से चीज़ मिल जाए वगैरह वगैरह। तो इस पे इंशाल्लाह मैं आपके साथ कुछ शेयर भी करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं बताऊँ कि मैंने टूम्ब रेडर बहुत खेली है अपने दौर में, और वो इट इज़ वन ऑफ द हार्डेस्ट गेम। यस, ये मुझे याद है जब मैं ए लेवल में, ओ लेवल में था, तो बल्कि इससे भी पहले से मैंने खेलना शुरू कर दी थी, और उस टाइम पे इंटरनेट इस तरह नहीं होता था कि हम चीट कोड्स फौरन जाके देख लें। सर इसमें बड़ा महंगा पैकेज होता है। इंटरेस्टिंग थिंग है डोपामीन लेवल के हिसाब से। एक बहुत पुरानी रिसर्च है ये, बट इन द 80s जब इसी चीज़ पे रिसर्च हुई थी तो दे फाउंड आउट कि पुरानी जो गेम्स थी, बिकॉज दे वर नॉट ग्राफिकली सो पावरफुल एज दे आर टुडे, उनमें डोपामीन कम रिलीज होता था। अच्छा, आज की गेमों में इतनी रियलिस्टिक है, लाइक मैं गेम खेल रहा हूँ तो मुझे पता भी नहीं लगता कि ये गेम है या मूवी है, इतना रियलिज्म है। इनमें बहुत ज़्यादा डोपामीन है कंपेयर्ड टू दैट, क्योंकि जितनी ज़्यादा ग्राफिकली ये इम्प्रूव होती गई, जितनी ज़्यादा गेम्स ओवर टाइम इम्प्रूव होती गई, जितनी ज़्यादा उनके पास रिसर्च आती रही कि व्हाट क्लिक्स इन अ चाइल्ड्स माइंड, इन अ पर्सनस माइंड, सिर्फ छोटे बच्चे नहीं खेलते, सब खेलते हैं, हाउ टू मैनिपुलेट देम एंड रिलीज मोर डोपामीन कि वो वापस आएँ बार बार। बिल्कुल सही। आज की गेम में आई थिंक फीफा के बारे में ये स्टडी है, आपका जो सेंटर है डोपामीन का, इट्स फुली फिल्ड विद डोपामीन वंस यू प्रेस द पास बटन, एक बार मैच में। बिल्कुल। क्या मैच में एक पास होता है? एक पास से आपका फिल हो गया, आपने एक और पास किया, वो एम्प्टी हुआ, और वो दोबारा फिल हुआ, दोबारा एम्प्टी हुआ, दोबारा फिल हुआ, इससे उसकी सीलिंग हाई होगी, और हाई सीलिंग होगी, फिर आप क्रॉस करना शुरू हो गए, और हाई सीलिंग होगी, आप थ्रो करना शुरू हो गए बॉल को, और हाई सीलिंग होगी, आप ड्रिबल करने हो गए शुरू बॉल को, और हाई सीलिंग होगी, गोल मारा आपने, आपकी सीलिंग पता नहीं किधर है, आपका इतना आप मतलब आपका डोपामीन लेवल ओवरफिल हो गया है एट योर एक्सटैटिक। सर बच्चों को इतनी छोटी एज में इन कॉन्सोल्स वगैरह और गेम्स वगैरह देने का नुकसान ये है कि आपने देखा होगा सर बच्चे बड़ा रेजिंग एटीट्यूड होता है, यस, एग्रेशन रेजिंग एटीट्यूड होता है। वो वजह इसलिए क्योंकि उनका जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बेसिकली आपकी जो अर्जेस और आपकी जो एनालिटिकल एबिलिटी है थिंकिंग की, वो उससे रिलेटेड आपके ब्रेन का पोर्शन। तब का जब प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इतना डेवलप नहीं हुआ होता, तब जब उनको बेसिकली अगर वो कैसे गेम में हार जाते हैं या पेरेंट्स उन्होंने कंसोल को प्लग ऑफ कर लिया है, तब उनके जब दिमाग में एकदम से अर्ज जाएगी कि चीखने की, अपनी फ्रस्ट्रेशन लेट आउट करने की, जब प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में जाएगी, तब प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स उनका सही तरह डेवलप नहीं हुआ फुली, तो वो सही तरह सोच नहीं सके कि हमने इसको एक्सप्रेस किस तरह करना है। तब एक्सप्रेस वो या तो रेज में करेंगे, वो अपने कहते हैं मुंह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, या कोई चीज फेंकेंगे। और जस्ट टू ऐड टू योर पॉइंट, एमिगडाला एक पार्ट है ब्रेन का, दैट इज द इमोशनल पार्ट ऑफ ब्रेन। जो बच्चे हैं ना, टीनेजर, वो एमिगडाला को यूज कर रहे होते हैं, और वो दैट इज द एग्रेसिव पार्ट, यू कैन से। तो जी, देयर वाज अ रिसर्च कि जब आप गेमिंग करते हैं तो आई थिंक 3 पार्ट्स, एक तो एमिगडाला आपने मुझे याद दिला दिया तो मुझे आ गया, एक दिस इज पार्ट, द पार्ट फॉर
विजुअलिटी एंड द थर्ड पार्ट इज़ फॉर हेयरिंग. ये 3 पार्ट आपके जो ब्रेन के हैं दे इम्प्रूव सब्सटेंशियली, ये बहुत बड़े हो जाते हैं. लेकिन जो बाकी पार्ट हैं, इमोशनल कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल और बाकी जो चीज़ें, आई एम फॉरगेटिंग देम, बट वो छोटे हो जाते हैं. उसकी वजह से ये 3 चीज़ें ही, दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड. यू नीड विजुअल यू नीड विजुअल प्लेजर, यू नीड हेयरिंग. ये दो तो गेमें आपको फुल कर रही हैं. जब ये ख़त्म हो गई और तीसरा सिर्फ एमिगडाला रह गया, तो उसने ऑटोमेटिकली उधर चले जाना है. ज़बरदस्त. मैं आपको बताऊं पर्सनली मुझे क्या फ़ायदा हुआ था. जैसे मैंने टूम रेडर का जिक्र किया, तो यस मेरे स्किल्स शार्प हुए. मेरे अंदर थोड़ी सी आप कह लें कि आई यूज़ टू डू थिंग्स क्विकली. मतलब आई बिलीव कि शायद गेमिंग से ये नेचर मेरी डेवलप हुई कि वी हैव टू सॉल्व द पजल एंड वी हैव टू बी क्विक इन लाइफ. तो दैट एक्चुअली हेल्प मी इन लाइफ कि मेरे आप कह लें इंटरनेट की सर्चेज इम्प्रूव हुई. आई न्यू प्लेसेस, आई न्यू थिंग्स कि कहाँ मैंने सर्च करना है, क्या करना है. स्मार्ट डिसीजन लेने लग जाते हो. हाँ, मतलब ये चीज़ मैंने देखा कि ये चीज़ इम्प्रूव हुई मेरी. लेकिन मैं आपको इट डज, लेकिन मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ एक बात बताता हूँ कि सबसे ज़्यादा गेमिंग मैंने जिस दौर में की है, मतलब पर्सनली, वो मेरा सबसे ज़्यादा लेज़ी टाइम था. अनप्रोडक्टिव कह लें या लेज़ी टाइम कह लें, इन द सेंस कि मैं सोशल आइसोलेशन में चला गया. मुझे होता था कि बस मैंने स्कूल से वापस आना और बस गेमिंग करनी, दैट्स इट. वो बच्चे बाहर जाके कोई खेल रहे हैं, मैंने नहीं खेलना, बस मैंने जो है ना वो गेमिंग पे बैठे. बेसिकली अपनी प्रायोरिटीज भूल जाते हो. आपको अपनी प्रायोरिटीज याद है तो आप मॉडरेशन में हर चीज करो. क्योंकि एनीथिंग, इफ यू डू एनीथिंग एक्सटेंसिवली, तो वो चीज आपके लिए बुरी होगी. अगर बहुत ज्यादा करोगे अपनी लाइफ में, उसको हर वक्त लगेगा. जैसे हसन ने भी बात की थी स्पोर्ट्स की. बिल्कुल. अब्दुल्ला, ये जो सिंबलिज्म है, स्पेशली जो इल्यूमिनाटी सिंबलिज्म है, ये गेमों में सुना बड़ा आम हो रहा है आजकल. सर ये कहीं ना कहीं इंटीग्रेट करते हैं, जिस तरह भाई ने कहा कि उस तरह डायरेक्टली नहीं करते. अच्छा. पर इनडायरेक्टली आपको साइंस दिखा रहे होते हैं कहीं ना कहीं. नहीं, कुछ गेमें तो हैं ही सैटनिज्म. सर मैं जिस तरह बताता हूँ, मैं वैलोरेंट खेलता हूँ, उसमें एक कैरेक्टर है, उसकी प्रॉपर इधर आय बनी हुई है. अच्छा. इल्यूमिनाटी की आय. और वो कुछ स्लोगन्स ऐसे बोलता है, लाइक माय आई सीज एवरीवेयर. ओके. तो वो सीधा सीधा आपको दे रहा होता है सिंबल के ये उसी तरफ इशारा कर रहा है. तो वो कर रहे हैं इंटीग्रेट इस चीज को. और कोई जैसे डेविल में क्राई है, इस तरह एक डार्क मसाया गेम थी, डार्क मसाया गेम थी, रेजिडेंट इविल है, उसमें ऐसी चीजें इंटीग्रेट करते हैं ये लोग. और क्या व्हाई डू यू थिंक दे डू दिस? क्या ये आर्ट है, मतलब लोगों को बस ऐसी आर्ट दिखाने के लिए? लेवल से कि आर्ट है, बट डीप डाउन तो अपना एजेंडा आगे बढ़ा रहे हैं. कोई चीज गेम में बगैर रीजन के होती नहीं है. ये हम सबको पता है. पीछे डिजाइनर्स बैठे हुए हैं, पीछे पूरी टीम प्रोडक्शन हाउसेस बैठे हुए हैं. बिल्कुल सही. कुछ भी ऐसे नहीं होता. सर बीइंग अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, और अब्दुल्ला भी, आप भी कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट है, तो हमें ये रियलाइजेशन है, अगर किसी को नहीं पता है, कि कोडिंग एवी की गलती से आप कोई चीज ऐड नहीं कर देते. बेसिकली आपको लाइंस वर्थ कोड लिखना पड़ता है. सही. और आपको डिजाइनर्स को हायर करना कि वो आप डिजाइन करो. कभी भी कोई चीज गलती से इंटीग्रेट नहीं होती किसी भी गेम के अंदर. ये इंटेंशनली होता है. बिल्कुल ठीक. टू गिव एन एग्जांपल टू व्हाट ताहा सेइंग, अगर आप एक रेसिंग गेम खेल रहे हो एंड यू आर ड्राइविंग थ्रू अ स्नोई एरिया, एवरी सिंगल स्पेक ऑफ स्नो के लिए कोड है जो लिखा गया है. दैट्स हाउ एवरीथिंग इज सेट. इतनी मतलब वो केयरफुल ऑब्जर्वेशन के थ्रू डलती है, क्योंकि वरना वो एक्सीडेंटली तो डल नहीं सकती. एक्सीडेंटली तो कुछ हो ही नहीं सकता ना गेमों में. इट्स अ वाइट स्लेट, इट्स अ क्लीन स्लेट. यू हैव टू ऐड एवरी सिंगल थिंग, एवरी ग्रेन इन एवरी सरफेस, एवरी सिंगल लीफ ऑन द ग्राउंड, एवरी क्रैक इन द रोड. रेसिंग गेम्स की बात करो, हर चीज़ ऑटोमेटिकली उनको खुद ऐड करनी, ऑटोमेटिकली नहीं मैन्युअली उनको ऐड करनी होती है. बिल्कुल. सर एक ग्रुप ऑफ लोगों का एक ग्रुप है जिसको हम इल्यूमिनाटी कहते हैं. अलग अलग उसके नाम है, जो बेसिकली दुनिया का कंट्रोल करें. न्यू वर्ल्ड ऑर्डर उन्होंने डिजाइन किया. वो हर गवर्नमेंट्स के ऊपर, सारी सोसाइटी, सारा जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है, उनके ऊपर बैठे हुए हैं. हमारा ये समझना जरूरी है कि ये जो सारी इंडस्ट्रीज है ना, इनमें अक्सर चीजें उनकी सारी इंडस्ट्रीज उनके नीचे आती हैं. ऐसा नहीं कि हर इंडस्ट्री इंडिविजुअल ओनर के नीचे है. उन ओनर्स के ऊपर गवर्नमेंट्स अगर हैं, उन गवर्नमेंट्स के ऊपर ये सोसाइटीज हैं. जैसे इल्यूमिनाटी नाम हो गया, उसको नाम भी ये दे देते हैं, कोई और उसका नाम भी आप दे सकते हैं, मगर वो सोसाइटीज इन सारी इंडस्ट्रीज को कंट्रोल करी हैं और अपने एजेंडे को प्रमोट करने के लिए. और इट्स वेरी क्लियर. लेकिन तहा जब आप ये बात कहीं करेंगे ना, आपको फौरन कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट कह के डिसमिस कर दिया जाएगा कि नहीं जी ये तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट है, या ये तो फजूल बातें, क्या प्रूफ क्या है वगैरह वगैरह. हालांकि इतने प्रूफ्स हैं. चलें इल्यूमिनाटी ना कहें उन्हें, मे बी सम अदर सोशल क्लब, लेकिन देयर इज़ अ ग्रुप हु इज़ वेरी इन्फ्लुएंशियल, जिनके पास रिसोर्सेज हैं. दे नो
कि दे हैव टू एक्चुअली इम्प्लीमेंट देयर एजेंडा। चले आप इसको भी ना माने, मैं यंगस्टर्स को कहता हूँ छोड़ दो इल्यूमिनाटी और ये सारी कॉन्स्पिरेसीज होंगी, चलो फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट। आप शैतान का भी इनकार कर रहे हैं, आप कह रहे हैं शैतान नहीं एग्जिस्ट करता, वो कहते हैं नहीं शैतान तो करता है एग्जिस्ट। तो शैतान जो है वो पार्टी कर रहा है, मतलब वो क्या कर रहा है, उसका रोल क्या है? इब्लीस जो है वो इब्ने आदम से उसकी दुश्मनी है, वो क्या कर रहा है? क्या वो ऐसे चीज़ों को, ऐसे टूल्स को इस्तेमाल नहीं करेगा जिससे ह्यूमैनिटी डाइवर्ट हो सकती है, अपना पर्पस भूल सकती है, या उनमें मतलब कोई लड़ाइयाँ या ब्लड शेड या एग्रेशन इस तरह की चीज़ें हैं? तो ऑब्वियसली आप एटलीस्ट उसको तो मानो ना कि उसका रोल तो है शैतान का। दज्जाल जब आएगा तब वो पूरी दुनिया को कैसे कंट्रोल करेगा? या तो ये चीज़ें अगर इंडिविजुअल ऑनर्स के नीचे है तब इस तरह तो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाए कि हर इंडिविजुअल ऑनर को अपने नीचे लेके जाए। अगर ये सारी जो इंडस्ट्रीज हैं ये किसी स्मॉल और ग्रुप ऑफ पीपल में आती हैं जो वर्थ हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ पीपल है, तब उनको कंट्रोल करना तो काफी आसान हो जाएगा दज्जाल के। तभी सिस्टम ही ऐसा डिजाइन है कि दज्जाल जब आएगा, दज्जाल का प्रूफ तो हमें हदीसों से भी मिलता है, कुरान आयत से भी मिलता है। आप उसको तो डिनाई नहीं कर सकते, आप इल्यूमिनाटी को डिनाई कर दो या इन सोसाइटी को डिनाई कर दो, मगर दज्जाल आकर इन सारी चीजों को कैसे साइमल्टेनियसली कंट्रोल कर लेगा आसानी से। ट्रू। अब्दुल्ला, आपसे एक सवाल है कि क्या आज के यंगस्टर्स ये सोचते हैं कि इसके सोशल इम्पैक्ट्स क्या हैं इस चीज़ के? कोई है ऐसा यंगस्टर, या बस दे प्ले फॉर द सेक ऑफ प्लेइंग, या वो जो बैंड वैगन बैंड वैगन फिनोमेना ही है। देखिए लोग चढ़ रहे हैं इस पे, बस यानी नो वन केयर्स के कुछ लोग तो बस वो कूलनेस के लिए आ जाते हैं। जिस तरह अमंग अस इट्स अ वेरी बिग गेम क्यों है? I think peer pressure, bandwagoning, that's the only reason people play Among Us. That's the only Everyone reason. is playing, so you have to. It's a 2D game. Sir, बिल्कुल ना ग्राफिकली अच्छी है ना किसी तरह से अच्छी है, कॉम्पोजिशन भी अच्छी नहीं है, बट लोग खेल रहे हैं बिकॉज उनके फ्रेंड्स है, कनेक्टिविटी। लोग आज का कल्चर अब इट्स टेकन अ स्टेप टू द प्लेस जहाँ पे यू गो टू स्कूल या आप कॉलेज या कहीं भी जाते हैं, you are with your friends because your friends are already indulgent in these activities. You have no choice but to be indulgent with them if you want to stay in your friend circle. है ना? तो अब that's a very big part of you will feel left out. Yes, why people play games. That's a मैं very big इसको part थोड़ा सा आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक्स। देखें बेसिक्स से मेरी क्या मुराद है? बेसिक्स से मुराद है कि सबसे पहले ये समझें कि आप किस दौर में रह रहे हैं। आप उस दौर में रह रहे हैं जहां मोरालिटी कोई क्राइटेरिया नहीं है किसी चीज़ को जज करने का। कोई ये नहीं देखता जी कि इसके सोशल इफ़ेक्ट्स क्या हो रहे हैं, अनलेस एंड अनटिल एक ग्रुप खड़ा हो जाए, वो ग्रुप खड़ा होकर बहुत ज़्यादा अपोजिशन दे तो फिर जाके। अदरवाइज़ जो आपको पता है कि जो चीज़ भी प्रॉफिट देगी, क्योंकि वी आर लिविंग इन एन एज जब कैपिटलिज्म और कंज्यूमरिज्म का राज है। मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चे इस पर बड़े गौर से सोचें। यस, कंज्यूमरिज्म क्या है? प्रोडक्ट्स बनी जाएंगे, उन्हें कंज्यूमर्स चाहिए, और वो प्रोडक्ट्स फिर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, फिर कंपटीशन होगा कट थ्रोट, उसके लिए फिर एक नया प्रोडक्ट उन्हें बनाना पड़ेगा जो बहुत ही कमाल किस्म के ग्राफिक्स, यानी अगर गेमिंग की हम मिसाल लें तो ये चलता जाएगा। इसको सस्टेन करने के लिए, चलाने के लिए दे नीड कंज्यूमर्स। अब कंज्यूमर्स को अगर वो ये बताने लग जाएं कि ये तुम्हारे लिए हार्मफुल है या इसमें वायलेंस है या इसमें, तो कंज्यूमर्स तो गए, कंज्यूमर्स क्यों खरीदेंगे? जब एक बंदा खुद बनाने वाला कह रहा है कि हाँ इसके हार्म्स है, तो ऑब्वियसली वो हार्म्स तो कभी नहीं बताएंगे। तो ये हमारे यंगस्टर्स को समझना चाहिए कि देखो नो वन केयर्स कि इसके तुम्हारी हेल्थ के पे क्या इफ़ेक्ट्स हैं, तुम्हारे स्पिरिचुअलिटी पे क्या इफ़ेक्ट्स हैं, कहीं ये तुम्हें डाइवर्ट तो नहीं कर रही। मैं आपको कुछ चंद एक नुकसानात जो हैं वो बताता हूँ, जो डॉक्यूमेंटेड नुकसानात हैं। एक होता है कि सोशा छोड़ा है, हवा में बात की, हवा में नहीं, ये रिसर्चेस मौजूद हैं कि देखा ये गया है कि गेमर्स में एग्रेशन और लेजीनेस कह लें, फ्रस्ट्रेशन, और यूथ में आपको पता है टीनेज में हार्ट अटैक्स बहुत बढ़ रहे हैं। यू विल सी न्यूज़ के एक टीनेजर था, उसको बहुत गेमिंग कर रहा था तो वो हार्ट अटैक उसको जो है वो हो गया। तो ये इसी तरह फाइनेंशियल लॉस, ऑब्वियसली शर्तें लगती हैं, बहुत शर्तें भी ज़रूरी नहीं। एवरी सिंगल गेम दैट्स न्यू ऑन द मार्केट टुडे, इट रिक्वायर्स ईदर अ सब्सक्रिप्शन सर्विस और इन गेम परचेसेस टू मूव फॉरवर्ड इन द गेम। क्योंकि ये बहुत स्मार्ट होते हैं। ये करते क्या है कि फोर्टनाइट की एग्जांपल ले लेते हैं। फोर्टनाइट इज़ अ फ्री गेम, इट्स अ फ्री गेम, इट्स फ्री टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल। आप इंस्टॉल करें अपने लैपटॉप में, अपने कंप्यूटर में, अपने कंसोल में, जहाँ भी, अपने फ़ोन में आप इंस्टॉल करें, आप गेम के अंदर आते हैं, यू कैन प्ले फॉर फ्री।
ठीक है, बट द थिंग इज़ उसमें स्किन्स हैं टू कस्टमाइज योर कैरेक्टर, और उसमें एक्सेस हैं, उसमें गन की स्किन्स हैं, उसमें आपके प्लेयर डिफरेंट प्लेयर्स हैं, एंड दोज एवरी सिंगल वन ऑफ दोज इज़ वर्थ द इन गेम करेंसी जो आपको रियल करेंसी से ख़रीदनी पड़ती है। So, एक और चीज़ है उसमें यानी बंदा फंस जाता है इस सर्कल में, और गेमें वो कभी भी उसकी प्राइस बढ़ा दें। जैसे ये PS4 जब आई थी, मुझे याद है, एक तो इसकी गेमें 5-5 हज़ार की भी थी। अभी भी ऐसी? अभी मैंने रेड डेड लिया, इट वाज 7,500 अच्छा, वो पाकिस्तानी करेंसी। तो एंड पीपल विल पे फॉर दैट, they will pay बिकॉज़ for that, उसकी हाइप and बनी है। they will pay for that। PS5 जो है आई थिंक एट द मोमेंट 1,20,000 का, 1,30,000 का। पीपल विल पे, दे विल कट थ्रोट कंपटीशन है कि कौन ले। सर PS5 की गेम आपको कॉस्ट करती है आपको $70। अब उसको अगर कन्वर्ट करें आप उसमें जाकर, वो तो 10,000 से भी ऊपर गेम्स PS5 की आती है, जो न्यूएस्ट कंसोल, न्यू जनरेशन कंसोल है PS की सीरीज का। बहरहाल कुछ और लॉज मैं आपको बताऊं, वायलेंट टेंडेंसीज, डिक्रीज इन एम्पैथी, ये डॉक्यूमेंटेड चीज़ है। देन सोशल आइसोलेशन, ओबेसिटी, ड्रॉप इन स्कूल परफॉर्मेंस, वेस्टिंग टाइम, डैमेजिंग प्रॉपर्टी। आपको पता है डैमेजिंग प्रॉपर्टी एक बड़ा फिनोमिना अमेरिका में चल रहा है कि स्टूडेंट्स दे लव डैमेजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ स्कूल, और दे मोहल्ले में, स्ट्रीट में। आई रिमेंबर आप भी दिखा रहे थे मुझे, उसने भी एक इंटरव्यू किया था एक बच्चे का हु यूज्ड टू प्ले गेम्स सो मच, लेकिन वो दिन रात खेल रहा था। ही ड्रॉप्ड स्कूल, ही ड्रॉप्ड कॉलेज, बट and he didn't take a shower. His mother asked him, begged him to take a shower. हाँ, जो डॉक्टर फिल के शो में। Exactly. But again sir, इसको enable कौन करता है? Obvious सी बात है कि मदर enable कर रही है। Like अगर वो पूरा घर तोड़ है, मगर वो एक चीज़ जो नहीं तोड़ा वो कंसोल है, तो आप खुद सोचो कि क्या क्यों कर रहे हो ऐसे। लेकिन नहीं, मदर्स कहती हैं हम बेबस हो गई। मेरे पास मदर्स आती हैं बेचारी, कहती हैं कि हम क्या करें, एग्रेसिव हो रहा है। सर while I agree with them, देयर इज़ अ फैक्ट कि ये सच है, बट इनेबल कौन करता है, दैट्स द फैक्ट। मतलब बच्चा खुद ब खुद पैदाइश के साथ ही मोटा बच्चा नहीं होता जो हर वक्त गेमें खेल रहा है, उसको बनाया किसने ऐसा। तो जैसे आजकल गेम शुरू में पैसिफायर आपने एज ए पैसिफायर यूज किया ना, मोबाइल को, बच्चा रो रहा है, मोबाइल पकड़ा दिया, आईपैड पकड़ा कि मेरी जान छूट जाए, तो फिर जाहिर है उसके काफी इफेक्ट। जी आप आजकल आप गेम्स के ऊपर ना 18+ सक्सेस गेम्स होती हैं। जैसे मैं बात करूँ बैटलफील्ड 1 की, मैं खुद वो गेम थी 16+, कुछ 18+ होती, कुछ 16+, और मैं जब वो गेम खेलता था, मैं था तकरीबन अराउंड 12 ईयर्स ओल्ड था मैं, और छोटा था मतलब उस एज लिमिट से ना। ऑफ कोर्स हम गेमिंग ने कोई ऐसी मोटिवेशन तो नहीं की कि 16+ ही कोई बच्चा खेले, और काफ़ी जो बच्चे होते हैं वो 16 से नीचे ना गेम्स खेल रहे होते हैं। जैसे मैं पहले कोट कर रहा था कैसे बच्चों के अंदर रेजिंग एबिलिटी और एग्रेशन बढ़ते जा रहे, जैसे आपने भी बताया। वो बड़ी इसलिए रहा है क्योंकि अभी वो इतने मेच्योर नहीं होते कि कोई ऐसे गेम खेलें जिसमें बेसिकली ब्लड होए, जिसमें एग्रेशन होए, और उस गेम वो इस तरह की खेल रहे हैं जिसमें एग्रेशन और ब्लड वगैरह है। तो कैसे वो इस चीज़ को काउंटर करेंगे कि वो उस चीज़ पे एक्ट ना करें, बिकॉज वट यू आर वट यू सी ना। आप मूवी जिस तरह की देखोगे आप उस तरह के हो। सोशल मीडिया में आपके जो आपका ग्रुप होगा, आपका जो फ्रेंड ग्रुप होगा, उसकी आपकी पर्सनैलिटी के ना काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा, और जिस तरह की गेम्स खेलोगे उसका इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आपकी पर्सनैलिटी पे इफेक्ट जरूर पड़ता है। या आप अपने आप को डिस्कवर करो, अपनी सेल्फ एबिलिटी अपने आप को डिस्कवर करो, आप खुद ही देख लोगे कि जोन सी आप 3-4 गेमें खेल रहे हो उसका कोई ना कोई इफेक्ट हो रहा है आपके ऊपर। मैं एक रिसर्च निकाली है माइकल रिच, और ये MD और MPH, ये बेसिकली बच्चों का जो वो होता है स्पेशल पीडियाट्रिशियन क्या कहते हैं, यस, और ही इज़ द डायरेक्टर ऑफ मीडिया एंड चाइल्ड हेल्थ सेंटर USA में। और इसका बयान भी है, वीडियो में भी बयान मौजूद है, और मतलब इसने वैसे भी डॉक्यूमेंट्री में भी और डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में भी इसकी रिसर्चेस और बयान मौजूद हैं। ही सेड कि आई नोटिस समथिंग कि जो मूवीज़ है ना वो R रेटिंग किससे देती हैं। इफ़ देयर इज़ अ सीन नेकेड है कोई, ठीक है ना, उसको वो कहते हैं जी R रेटेड। लेकिन इन गेमिंग वो कहता है कि PG-13 या PG रेटिंग उसको मिलती है कि इफ़ यू आर डिसएम्बॉवलिंग अ पर्सन। यानी आप देखें कि उधर वहाँ पे दे रहे हैं R रेटिंग उसको, और यहाँ पर सिर्फ PG-13 रेटिंग दे रहे हैं, विच शोज़ कि हमारी सोसाइटी में वायलेंस की एक्सेप्टेंस बढ़ चुकी है। डिसएम्बॉवलिंग अ पर्सन क्या कुछ छोटी चीज़ है, और आप कह रहे हैं कि यस इट्स ओके फॉर फन, फॉर द सेक ऑफ फन, नॉर्मलाइज किया जा रहा है उसको, नॉर्मलाइज किया जा रहा है। तो इसकी पूरी रिसर्च है। इसने कहा है बच्चे मेरे पास आते हैं, ये डॉक्टर है, अपना एक्सपीरियंस बता रहा है, कहता है तेरे पर्सनैलिटीज हैव चेंज। सर एक जो द फैक्ट इज़ के वन ऑफ द फर्स्ट गेम्स दैट अ चाइल्ड मे प्ले, उसमें रोब्लॉक्स सबसे आगे है,
और माइनक्राफ्ट सबसे आगे है। अच्छा। ये दो यस बच्चे खेलते हैं, बच्चे सबसे ज़्यादा ही खेलते हैं। मेरी अपनी गेम जो मैंने सबसे पहले खेली थी वो माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन थी, 1.14 समथिंग। ठीक है। अब तो 1.20 पे। तो द फर्स्ट गेम दैट यू प्ले आर वन ऑफ दीज टू गेम्स, एंड दीज टू गेम्स, इन दोनों में आप दूसरों को मार रहे होते हो। यस, यू किल अदर प्लेयर्स और यू किल मॉब्स और यू किल एनिमल्स। एनिमल्स तक ठीक है, मॉब्स भी अंडरस्टैंडेबल है, बट आप बंदों को छोटी उम्र से ही the first thing that you're doing in a video game is learning how to collect weapons, how to get better armor, ये मैं Minecraft की बात करूँ, and kill the other person. Minecraft 2020 या 2021 में अभी जब कोविड का ज़माना आया था, it rose, skyrocketed again, and it became the number one game for the 5th time or 6th time, but it became number one और अभी भी number one ही है। सही। क्यों है, क्यों इसकी पॉपुलैरिटी क्यों आई इतनी ज़्यादा? क्योंकि there is a thing called SMPs or something जो बहुत फेमस हुई हैं। इसके अंदर इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं वो सारे मिलते हैं एक साथ, एंड दे जस्ट किल ईच अदर इन द गेम, दैट्स इट। लाइक एंड दीज आर रोल मॉडल्स फॉर लिटिल चिल्ड्रन। आपका रोल मॉडल एक 17 से 18 या 20s में, एक यंग 20s में एक बच्चा है जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, हु डजंट केयर अबाउट व्हाट ही इज सेइंग, वो गालियाँ बोलता है और वो दूसरों को गेमों में मार रहा है। दैट्स योर रोल मॉडल फॉर टुडेज चिल्ड्रन। यस ट्रू। मैं आप तीनों से पूछना चाहूँगा, स्टार्टिंग विद यू अब्दुल्ला, कि आप तीनों गेमिंग करते हैं, तो हाउ डू यू क्रिएट द बैलेंस? जैसे हसन ने बात की थी कि एक बैलेंस होना चाहिए, क्या आप बैलेंस क्रिएट कर पाए? सर बैलेंस क्रिएट करने के लिए आई वुड सजेस्ट कि आपके पास एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर होना चाहिए, जिसकी बात को आप ना कर सकें, जिसकी आप रिस्पेक्ट करते हो। तो आपको एक तो टाइम लिमिट लगा देनी चाहिए। ऐसे सॉफ्टवेयर्स भी आ गए हैं कि आप 4 घंटे यूज़ करो। आपकी लाइफ में कोई है अकाउंटेबिलिटी पार्टनर? थोड़ा पर्सनल सवाल है, लेकिन ये कि सर लाइक टू टेल। मेरी मदर है। अच्छा। तो वो मुझे कह देती है, मैं चुप करके बंद कर देता हूँ, बिकॉज मेरा स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। ठीक है। पिछले दिनों, आज से 1 मंथ बैक मेरा 12 घंटे पे स्क्रीन टाइम चला गया था जब मैं कंपेरेटिव खेलता था टूर्नामेंट्स। 12 घंटे, उसमें से 8 घंटे मैंने कंपेरेटिव खेलना है, 2 घंटे प्रैक्टिस का, ऐसे होता था। बिल्डिंग अपॉन व्हाट ही इज सेइंग कि एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर की ज़रूरत है। मेरे साथ भी ऐसे ही है। ओके। बट वो अलग है कि मैं खुद अकाउंटेबिलिटी वाला पार्टनर हूँ। जिस तरह मेरे छोटे भाई से आप भी मिले में सर जी, तो आई डोंट लेट हिम प्ले मोर देन 3 hours a day। अच्छा। और उसका जो एक्सबॉक्स है उसमें अकाउंट मैंने अपना डाला हुआ है, मेरा अकाउंट है। ठीक है। तो जब भी वो 3 घंटे से ज़्यादा खेलता है तो मुझे नोटिफिकेशन आती है, मैं एक अपने फ़ोन पे बटन दबाता हूँ, चाहे मैं कॉलेज में हूँ, ज़्यादातर कॉलेज में ही होता हूँ। जब मैं स्कूल में होता हूँ उसी वक्त मैसेज आता है फ़ोन में, नेट ऑन है, 3 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं, बटन दबाया, लॉक हो गया। अच्छा। 10 मिनट बाद कॉल आती है रोते हुए कि क्यों नहीं खेलने दे रहे, वो जो भी कहे, 3 घंटे हो गए। हाउ डज इट वर्क? कि कैसे वहाँ से बैठ के मैसेज किया, तो ये कैसे? ये माइक्रोसॉफ्ट का एक फीचर है। Xbox obviously he uses an Xbox, he has an Xbox। तो उसमें it's always connected to the net। नए कंसोल्स में एक डिसएडवांटेज है, एडवांटेज है, दोनों इसके बोथ वेज। तो एक एडवांटेज है कि इसमें पेरेंटल फीचर्स बहुत हैं। आप देखेंगे कि गेमों में ना, इन गेम्स, इन कंसोल्स, इन मोबाइल डिवाइसेस, पेरेंटल फीचर्स लैकिंग नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन लैकिंग है पेरेंट्स की। पेरेंट्स आर द इनेबलर्स। पेरेंट्स, यंगर ओल्डर सिबलिंग्स, कजन्स, जो भी आपको गेम प्रोवाइड करता है, फीचर्स की कमी नहीं है। सही। लाइक एक्शंस की कमी नहीं है। इट्स योर इनएबिलिटी टू टेक द एक्शन। अब इस वक्त मैं एक्शन ले रहा हूँ, अभी तो 2 घंटे था, अभी ये 3 घंटे किया, आजकल चलने उसकी मर्जी है, बट दैट्स अ हार्ड लिमिट। उसके बाद नहीं खेल सकते आप। गुड गुड। तहा ये जो सबसे एविडेंट इफेक्ट है गेमिंग का, वो स्कूल परफॉर्मेंस में ग्रेड्स हिट होते हैं। ये सबसे एविडेंट है। बाकी तो चलें हम आर्ग्यू कर सकते हैं ना, एग्रेशन किसी में है किसी में नहीं है, लेकिन ये तो सबके साथ है। तो बैलेंस कैसे क्रिएट जो है वो किया जाए? सर मैं खुद तो काफ़ी लोगों के सेंटीमेंट ये चीज़ हर्ट करेगी, बट आई थिंक गेमिंग इज़ अ एब्सोल्यूट टाइम ऑफ वेस्ट। ये वजह इसलिए कि अगर आप कज़नों के साथ खेल रहे हो, वो ठीक है, आप कज़नों के साथ डुअल प्लेयर्स गेम खेल रहे हो, और वो भी उनके घर जाके सोशलाइज भी करते हो आप उसके साथ, एंड यू आर स्पेंडिंग एंड बिल्डिंग अ गुड एंड हेल्दी रिलेशनशिप विद योर फैमिली। बट अगर आप खुद ही अकेले बैठ के खेल रहे हो, कज़नों के साथ अगर अकेले बैठ के आप खेल रहे हो, कज़नों के साथ नहीं खेल रहे, सोशलाइज भी नहीं कर रहे, और आप उस चीज़ में टाइम वेस्ट कर रहे हो। बेनिफिट्स अलग बात है कि बेनिफिट्स उस चीज़ के हैं, मगर उससे कम बेनिफिट्स है अगर रियल लाइफ में वो आप टाइम इन्वेस्ट करो। अब पर्सनली अगर आप मेरी बात करें, इट्स बीन 2 years since I gave away my PS4। Okay। बिकॉज मैं पहले तो एक तो गेम से बोर हो गया था, ठीक है, ये भी वजह है,
और दूसरी बात है गेम्स, जब मैंने अपने को रियलाइज किया कि गेम्स तो मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे अंदर एग्रेशन आ रहा था। मेरे खुद ये पेरेंट्स इसके गवाह हैं कि क्योंकि मैं गेम्स ऐसी खेला जो ज़्यादा शूटिंग गेम्स थी, जैसे बैटलफील्ड 1 मैंने बात की, बैटलफील्ड 5 हो गया। तब जब भी मैं उस गेम में हारता था, मर जाता था, मैं अपना रिमोट अक्सर 2-3 दफ़ा मैंने फेंका हुआ है, इतना फेंका कि रिमोट मेरा ख़राब भी हो गया था। तब एग्रेशन बिल्कुल आता है, और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। लोग कहते हैं हवा की बातें कि एग्रेशन आपके अंदर आता है, और आप ये बंदा अगर खुद ही फील करेगा, वो अक्सर बताना ही चाहते हैं, खुद ही एग्रेशन होता है इस चीज़ के अंदर। देखिए हमने तो ऐसी न्यूज़ भी देखी कि बच्चों ने अपने माँ बाप को भी मार दिया गेमिंग के पीछे, कई ऐसी न्यूज़ आई हैं, ऑल्दो ये रेयर है, लेकिन चाइना में आई थी कि सुसाइड कर दिया पबजी की गेम, सुसाइड भी, और फिर ये कि माँ बाप के साथ इतनी इस लेवल की एग्रेशन। एक आई थी कि वो बच्चा पबजी में बिल्डिंग से छलांग मारता था तो कुछ नहीं होता था, उसने कहा मैं रियल लाइफ में भी कर सकता हूँ, उसने सेकंड फ्लोर से छलांग मार दी। तो देखिए ये आप कह सकते हैं ये रेयर है, लेकिन हमारा आर्गूमेंट ये है कि भाई इवन इफ इट इज़ रेयर तो अल्टीमेटली ये भी नहीं होना चाहिए। ये क्यों हो रहा है? तो डेफिनेटली एक चीज़ के नुकसान होंगे तो ऐसा हो रहा है ना, ये हम नहीं कह सकते कि नहीं जी हार्मलेस है। कोई भी एंटरटेनमेंट हार्मलेस नहीं होती है, लेट मी अश्योर यू। आप लोगों को माशाल्लाह साइकोलॉजी का नॉलेज है। वट एवर वी डू वी प्ले, उसके इफ़ेक्ट्स हैं, हमारे ब्रेन पे इफ़ेक्ट्स हैं, हमारी पर्सनैलिटी पे इफ़ेक्ट्स हैं। तो लेकिन जो आप लोगों ने बात की ना कि अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समटाइम्स यू कैन नॉट गिव इट अप योरसेल्फ। ऐसे ही होता है। जब मैं भी खेलता था मुझे अच्छी तरह याद है, मुझे कोई भी समझा ले, लेकिन मुझे समझ नहीं आती थी कि यार बैलेंस क्यों इस्टेब्लिश करना है। मुझे मज़ा आ रहा होता था, मैं कहता था बस ठीक है लगी रहो खेली जाओ। तो मैंने नोट किया कि देखें मैं मुझे याद है 2000 शायद 11 या 10 का टाइम है जब बहुत ज़्यादा मैंने जो है ना वो गेमिंग की, और वो एक आप कह लें कि चेंज हो रहा था गेमिंग का ना, ग्राफिक्स चेंज हो रहे थे, कार्ड्स आ रहे थे कंप्यूटर पे, निविडिया और वो रेडियन होता है AMD, यस। तो हमें बड़ा शौक होता था नए से नया जो है ना वो कार्ड डलवाएं, 250 GB वो उसकी पूरी वो एक मेमोरी होती है वगैरह वगैरह, आप लोगों को बेहतर पता होगा। तो तब मैंने बड़ी गेमें खेली, और मेरा जो एक्सपीरियंस है ना कि नंबर 1 मेरे स्लीप पैटर्न्स डिस्टर्ब हुए, नींद का ना आना, या वो नींद में वो सीन्स आना, ठीक है ना, हर वक्त दिमाग जो है ना वो बेचैनी हो जाती है ना, बेचैनी, और दिमाग में वो चीज़ चल रही है और दिमाग थका थका है। फिर ये कि नाइटमेयर्स, इवन नाइटमेयर्स जो है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा आने लग गए जब ये गॉड ऑफ वॉर स्पेशली जब मैंने खेली ऑब्वियसली। और फिर इसके अलावा मैंने एक और चीज़ नोट की कि गेम्स से आप फितने में भी पढ़ सकते हो, टू बी ऑनेस्ट। मतलब कोई ऐसा सीन हो सकता है, अब ये तो हमने डिस्कस नहीं है कि सीन्स भी तो बुरे होते हैं ना कई गेमों में। कई गेमें जो है वो उनका कंटेंट ही R-rated कंटेंट है, और पीपल प्ले दोस गेम्स, तो उसमें अच्छा खासा फितना। हाउ डू यू मूव फॉरवर्ड? हमने ये तो पता है हमें कि हैं, यस, एंड वी एज अ माइनॉरिटी हु इज लुकिंग इनटू गेम्स लाइक दिस, बहुत छोटी माइनॉरिटी देख रही है इसमें, इस तरह से हम देख रहे हैं। हाउ डू यू मूव फॉरवर्ड? अब प्रोड्यूसर्स आरंट गोइंग टू लिसन टू यू। यस, प्रोड्यूसर्स लॉस की सुनते हैं। ऐसा नहीं होगा कि गेमें बनना बंद हो जाएं और वो खुद ही रिस्ट्रिक्ट करें। व्हाट आर द स्टेप्स दैट यू कैन टेक? एक तो पार्टनर वाली स्टेप आ गई, बिल्कुल। एक है कि यू रिसर्च बिफोर बाइंग अ गेम, और तीसरा ये है कि मे बी चेंज जॉनरास। हाँ, स्ट्रेटेजिक पे आ जाओ, स्ट्रेटेजिक पे आ जाएं। क्लैश ऑफ क्लैंस में दोबारा ले रहा हूँ, मेरी फेवरेट गेम है, अगर आपको आइडिया नहीं हो गया तो क्लैश ऑफ क्लैंस इट्स अ वेरी गुड स्ट्रेटेजिक गेम। स्ट्रेटजी बहुत इंप्रूव होती है आपकी, मतलब यू लर्न हाउ टू ट्रेन स्पेसिफिक ट्रूप्स टू इन्फिल्ट्रेट स्पेसिफिक एरियाज विद स्पेसिफिक डिफेंसेस। नहीं, लेकिन अगर कोई ये कहे हसन कि मैं तो बोर होता हूँ ऐसी गेमों से, क्योंकि उस बंदे को डोपामीन ले लेके आदत ही इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की पड़ गई। आप एक जॉनरा ले लो जहाँ पे स्ट्रेटजी बेशक ना हो इतनी, बट डोपामीन लेवल हाई है। जिस तरह इफ़ देयर इज़ अ गेम दैट आई प्ले अ लॉट दैट आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ, बट आई थिंक उसमें स्ट्रेटजी नहीं है, दैट वुड बी रेसिंग गेम्स। फोर्जा का मैं ह्यूज फ़ैन हूँ, ग्रैंड ट्रिज्मो का मैं ह्यूज फ़ैन हूँ, नीड फॉर स्पीड का मैं बहुत ह्यूज फ़ैन हूँ। अब तो वैसे ज़रा पुरानी होगी नीड फॉर स्पीड, बट दीज गेम्स इवन दो दे डोंट हैव दैट गुड ऑफ अ स्ट्रेटजी, इनका डोपामीन लेवल बहुत हाई है, अल्ट्रा रियलिस्टिक है, जो मैंने पहले बात की थी कि जो ब्रेन के सेंटर फिल हो रहा है। हेयरिंग, you hear the sound of a V10 engine even though you've never seen a V10 engine in real life, क्योंकि आप पाकिस्तान में रहते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये आप your dopamine level, your satisfaction is fulfilled even though you're not looking at anything that's out of line, so to say। ठीक है। सर यू शुड बी सेल्फ अवेयर कि आप एक तो गेम्स में कितना टाइम स्पेंड कर रहे हो, आपको खुद ही मेच्योरली बिहेव करना होता है, क्योंकि कोई आपको इधर उधर आके नहीं बचाएगा आपकी एक्टिविटीज से। अगर आपने अपनी ड्यूटी बतानी है तो खुद आप सेल्फ अवेयर हो, सेल्फ अवेयरनेस हो आपके अंदर।
और दूसरी बात है आपको पता होना चाहिए कि गेम्स के नुकसानात क्या है, रिसर्च करो आप। और तीसरी बात है अगर आपको गेम एक फ्रस्ट्रेट कर रही है, अगर फ्रस्ट्रेशन आपको रिलैक्स नहीं हो रहा है इस गेम से, हम गेम्स क्यों खेलते हैं? रिलैक्स करने के लिए, टू गेट आउट द वर्ल्ड, मतलब एक अलग एक दुनिया में जाकर आप यू वांट टू एंजॉय गेम्स ना। मगर अक्सर लोग होते हैं कि वो जब कंपेटिटिवली खेलते हैं, जब वो हारते हैं गेम के अंदर, दे आर स्टक एट अ पॉइंट, समझो एक आप चेक पॉइंट में स्टक हुए हो, तब फ्रस्ट्रेशन आती है आपके अंदर। जब आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन आती है, यू गेट एग्रेसिव। जब अग्रेशन आपके अंदर आएगा, वो वैसी बुरी चीज नहीं है आपके। तो अगर आपको गेम फ्रस्ट्रेट करी है ना, आप या तो वो गेम छोड़ दो। अगर आपको सारी गेम्स फ्रस्ट्रेट करी हैं, जो अनलाइकली, इतना हर गेम तो नहीं करती, अपनी गेम्स की जनरल्स बदलो जैसे आपने कहा। आप उन गेम्स पे आ जाओ जो आपको कम फ्रस्ट्रेट कर रही हैं। बट अगेन अगर फ्रस्ट्रेट कर रही हैं आपको एंड यू टैकल इट अगेन एंड अगेन, तो यू माइट सॉल्व इट। देयर इज दैट जर्नी ऑफ नो पेन नो गेन वाली जर्नी आ गई। दैट आई थिंक इज आल्सो अ वे टू लुक एट इट। और ऑनलाइन गेमिंग में जो है अब्दुल्ला, आपने कहा था, कोई एक पॉइंट मेंशन किया था कि बुलिंग होती है और टॉक्सिसिटी बहुत बढ़ गई है। अच्छा, गेमिंग में सही, क्योंकि इसकी कम्युनिटी है, गालम ग्लोच होती है सर। इसके भी सर्वर्स है ना। सही। अब मोस्टली अगर आप यहाँ एशियन सर्वर्स देखेंगे तो यहाँ टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, क्योंकि गेमर्स वैसे ही रेज होती है उनमें जी, और वैसे भी वायलेंट होते हैं कुछ। शूटिंग गेम और नो वन इज सीइंग यू, नो वन कैन होल्ड यू अकाउंटेबल, तो जो मर्जी आप जो है वो वहाँ पे बोलते हैं। आप ज़्यादा ज़्यादा रिपोर्ट कर दोगे, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। तो यानी कि ये एक बड़ा सीरियस इशू है कि पीपल गेट बुलेड और गुस्सा भी चढ़ता है, लोग गेम हार जाएं तो चीज़ें तोड़ने लग जाते हैं। अकाउंटेबिलिटी ना हो, नथिंग गुड कैन नेवर कम आउट ऑफ दैट। रियल लाइफ में वी ट्राई टू बी गुड सिटीजन्स, वी फॉलो लॉज, या हम अपने रिलीजन की वजह से करते हैं ऐसा, बिकॉज देयर इज अकाउंटेबिलिटी। बट इन गेम्स व्हेन देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी, कोई आपको पकड़ने वाला नहीं है, कोई आपको सजा देने वाला नहीं है, कोई आपको किसी भी तरह से लाइक यू वोंट गेट एनी रिपरकशंस, तो व्हाट्स स्टॉपिंग यू? रियल लाइफ में अगर मैं जाता हूँ और मैं कहता हूँ ताहा को कि ताहा तुम बहुत फारिग हो, ये मुझे मुक्का मारेगा। लेकिन अगर यही चीज़, अब मैं ताहा से कभी मिला नहीं हूँ और मैं ऑनलाइन कहता हूँ ताहा से कि तुम बहुत फारिग हो, व्हाट कैन ही डू? ज़्यादा से ज़्यादा कह देगा तुम फारिग हो, नहीं तुम फारिग हो। व्हाट्स बिल्कुल व्हाट्स द रिपरकशन, व्हाट्स द नेगेटिविटी, व्हाट्स स्टॉपिंग यू बैक, व्हाट्स होल्डिंग यू बैक? नथिंग। और आजकल एक और ट्रेंड भी आया हुआ है, वो व्लॉगर्स जो है ना, कुछ वो गेम पीछे लगाई होती है और साथ में अपनी कमेंट्री होती है और वो टिका के गालियां दे रहे होते हैं, बोली जाते हैं, बोले रिएक्शन भी होता है और ये होता है कि वैसे ही गेम लगाई हुई लाइव स्ट्रीमिंग, जो रोस्टिंग बात अपनी कोई कर रहे हैं, मतलब कोई रोस्टिंग कर रहे हैं किसी की, या जुगते मार रहे हैं या गालम गलोच कर रहे हैं और पीछे वो गेम लगी है, गेम प्ले चल रहा है। यानी यू कांट बिलीव कि इसके आपके देखे ना, एक चीज़ इतनी क्विकली फास्ट चल रही है, एक तो उसकी विजुअली आपके क्या इफेक्ट हो रहे हैं आपके ब्रेन के ऊपर, ठीक है ना। इसी तरह वो जो बोली जा रहा है तो वहाँ भी आपने तवज्जो देनी है, गेम पे भी आपने तवज्जो देनी है, तो इट क्रिएट्स मेस इन योर माइंड टू। यस, अगेन कमिंग बैक टू द डोपामाइन थिंग, इट फिल्स ऑल ऑफ योर सेंटर्स एट वंस। इतना सर्ज है, एक तो गेमिंग है, ऊपर से बंदा कमेंट्री भी कर रहा है and he's doing it simultaneously. Yes. वो multiple centers आपके एक ही वक्त पे। Absolutely. और मैं आपको सॉरी एक बात ऐड कर दूं कि एक बार हमारे पास एक केस आया बच्चे का, हम कहते हैं ना कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे पास एक रियल लाइफ केस आया एक बच्चे का, और ये केस इसलिए आ गया क्योंकि वो दूसरे बच्चों ने बना दिया, वरना तो ऐसे बड़े केसेस हैं। केस ये था कि उस बच्चे ने यूट्यूब पे अपना खुद एक चैनल बनाया हुआ था और बिल्कुल वो उन्हीं व्लॉगर्स को कॉपी कर रहा था, उसने पीछे को गेम लगाता था और गंदी गंदी गालियाँ, यानी छोटी गालियाँ नहीं थी वो, उसकी 2-4 वीडियोस मैंने देखी। आई वॉज शॉक्ड कि 6-7 क्लास का बच्चा, मैंने उससे कहा बेटा तुम्हें पता भी है इन गालियों का मतलब क्या है जो तुम गालियाँ दे रहे हो? तो इस साइड के बस ये तो चलता है सर, मतलब मैंने उन्हें देखा करते हुए। तो पॉइंट इज रोल मॉडल फिर गलत बना, इमिटेट कर रहे हो आप गलत लोगों को। ऑब्वियसली ऐसे रोल मॉडल्स, ऐसे मैंने भी यूट्यूबर्स देखे हैं बहुत से जो यही चीज़ करते हैं, एग्जैक्ट जो आपने कहा, मुझे आइडिया हो गया आप किसके बारे में सोच के कह रहे हैं। तो अब जब ऐसे लोग दे गेन पॉपुलैरिटी, बिकॉज यूट्यूब इज़ अ प्लेस वेयर एनीवन कैन स्पीक, इट्स एन ओपन प्लेटफॉर्म। राइट, यूट्यूब से पहले इफ़ यू हैड टू स्पीक यू हैड टू बी क्या कहते हैं, केपेबल। अगर एक स्पीकर ने पब्लिक स्पीकिंग करनी है, आप पब्लिक स्पीकिंग करते हैं, यू हैव अ PhD इन इस्लाम, यू आर फिजिक्स टीचर, यू आर क्वालिफाइड, यू हैव डिग्रीज। आपकी तरह आप भी यूट्यूब पे हैं, हम यूट्यूब में हैं इस वक्त, इसी तरह, लेकिन देयर इज़ अनदर पर्सन जो हु इज़ नॉट क्वालिफाइड, कोई डिग्री नहीं,
कोई उसको जानता नहीं, बट उसकी भी वही रीच है जो आपकी रीच है। बिल्कुल, क्योंकि यूट्यूब इज़ अ फ्री प्लेटफॉर्म। इट डजंट आस्क, जब आप यूट्यूब वीडियो अपलोड करते हो वहाँ पे लिखा नहीं आता चैनल बॉक्स में कि अपनी डिग्रियों के बारे में तो ज़रा बताएं। वो तो कहता है कि कर दे। सर काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी एजुकेशन छोड़कर वो देखते हैं कि हाई स्कूल ड्रॉप आउट गेम्स खेल रहा है, गेम्स को स्ट्रीम कर रहा है एंड इज मेकिंग सो मेनी थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स एवरी मंथ। तब उससे इंस्पायर होकर उस एक तो उनको मनी काफ़ी इंप्रेस करता है, वो एक तरह से अट्रैक्शन बनता है फाइनेंशियल उसकी जो बैक होती है, तो वो अपना गेमिंग चैनल स्टार्ट करते हैं एंड दे आर थिंकिंग दे आर वेरी सक्सेसफुल, मगर वो अपनी जिंदगी बर्बाद कर जाते हैं। अक्सर तो सक्सेसफुल नहीं होते एंड दे नॉट इवन केपेबल ऑफ अर्निंग देमसेल्फ और सपोर्टिंग देयर फैमिली। मैं आपको मज़े ही मानता हूँ कि मैंने आप लोगों को पढ़ाया ग्रेड 9, 10, 11, मतलब सीनियर ग्रेड्स। मेरा नहीं ख्याल आप लोगों ने कभी मुझसे क्वेश्चन किया हो, या शायद 1-2 बार किया हो, विच इज़ नेचुरल, कि सर आप कितने पैसे कमा लेते हैं यूट्यूब चैनल से। लेकिन वंस मेरी सब्स्टिट्यूशन लगी ग्रेड 6 में, और जैसे ही मैं एंटर हुआ तो पहला सवाल ही मुझसे ये था कि सर आप यूट्यूब से कितने पैसे कमाते हैं। हमने भी आपसे बहुत दफ़ा पूछा आप लोगों ने पूछा है, लेकिन नॉट इन दैट सेंस। ये जो चीज़ है ना कि देखें, इस नज़र से देखना कि ये तो बहुत पैसे पता नहीं कमाते होंगे और वी हैव टू फॉलो दैट पैटर्न एज वेल, वो चीज़ मुझे छोटे बच्चों में जो है ना वो शौक ज़्यादा नज़र आया कि नहीं सर बताएं, मोर इन्फ्लुएंस्ड हो गए ना। तो मैंने उन्हें कहा कि भाई बेटा मेरा चैनल तो मोनेटाइज नहीं है, एंड दे वर शॉक्ड, दे सेड कि अच्छा ये कैसे हो सकता है, यूट्यूब पे फिर आने का मकसद क्या है। तो देखिए माशाल्लाह हमने यूथ क्लब ने ये शो किया है कि यूट्यूब पे सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं आया जाता है, कुछ गिव करने के लिए भी आया जाता है। यू हैव टू गिव बैक टू द सोसाइटी और टेकिंग सो मैनी थिंग, एक हायर पर्पस भी जो है वो होता है। और मुझसे एक बच्चे ने पूछा था कि आपने बात की ना कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंडस्ट्री है, पैसे बहुत हैं इसमें, वो बच्चे देखते ना गेमर पैसे बहुत कमा रहा है तो दे वांट टू बिकम अ गेमर एज वेल। तो उसने पूछा कि अगर मैं पढ़ाई छोड़ दूं, मतलब मेरा ये एम है कि मैं गेमर बन जाऊं और मैं इसको एज ए परसू करूं कैरियर वगैरह वगैरह, तो मैंने कहा देखो ये एक बहुत रिस्की पाथ है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। हाँ ठीक है, ऐसे लोग तुम्हें मिलेंगे जिन्होंने बड़े पैसे कमाए होंगे, लेकिन हाउ मैनी आर दे, परसेंटेज निकाल लो 0.01% शायद, एग्जैक्टली आई थिंक 2% है एट द मोमेंट, क्योंकि अब मल्टीपल वेरी लेस 2 out of 100, यस 2 out of 100, 2 out of 100 विल गो बिग, द रेस्ट 98 जिन्होंने एजुकेशन छोड़ दी वो आ जाएंगे सड़क। मगर ये एक और बात है, ये बड़ी स्मूथ इनकम नहीं है। अब अगर लोगों ने आपको देखना बंद कर दिया आप तो ब्रोक हो जाओगे। एब्सोल्युटली। और यूट्यूबर्स भी इसकी वजह से मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स रखते हैं। दिस इज समथिंग दैट्स ग्रोइंग अप वेरी फास्ट। लाइक अगर एक यूट्यूबर है और उसकी फेम है, उसकी रीच है, तो वो सबसे कहेगा कि मेरा ये बिज़नेस है, आप इस पे भी आओ, मेरी ये मर्च है, आप ये भी खरीदो, मैं इधर जा रहा हूँ, मैं इस पे बैठ कर रहा हूँ, आप ये भी करो। इन्फ्लुएंस जो है उसको वो इस्तेमाल करते हैं विदाउट थिंकिंग कि ये इन्फ्लुएंस जो है ये इसके इफ़ेक्ट क्या होगी, सही, ये दूसरों को इफ़ेक्ट कैसे करेगी। अगर आप एक इन्फ्लुएंसर है, बहुत सारे उसको बच्चे देखते हैं, किड्स डोंट नो बेटर एट द मोमेंट, छोटे बच्चों को बेहतर नहीं पता, हमें बेहतर नहीं पता, हम भी 17-18 साल के। तो जब बच्चे हैं और आप उनको इन्फ्लुएंस करते हो, बाय माई मर्च, अमेरिकन, हर अमेरिकन बाय माई मर्च, बच्चा कहता है ले लेता हूँ मैं, $10 की वो मर्च ले लेता है। बाद में जो उसको मार पिटेगी या उसके अम्मी अबू उसको डांटेंगे या उसने बैड बिजनेस डिसीजन लिया है, ये छोटी सी काफ़ी है, बट इसको अब स्केल कर लें जैसे करते हैं बात। क्योंकि लोग यूट्यूबर्स कहते हैं इन्वेस्ट करें, बट यूट्यूबर को तो पैसे मिल गए इन्वेस्ट करने से, वो ये नहीं देख रहा कि जिन्होंने इन्वेस्ट किया है उनको उनके साथ क्या हो रहा है, he doesn't care। मैंने आपको कहा ना बेसिक्स पे आ जाएं, समझने की ज़रूरत ये है कि आप कंज्यूमरिज्म और कैपिटलिज्म के दौर में रह रहे हैं जहाँ सिर्फ प्रॉफिट और लॉस देखा जाता है। ये नहीं देखा जाता कि ये बिजनेस हलाल है हराम है, बिकॉज इट डजंट एग्जिस्ट फॉर देम। द कॉन्सेप्ट ऑफ मोरालिटी इज डिस्टॉर्टेड एंड रिलेटिव। दे डोंट केयर कि हलाल है हराम, दे जस्ट केयर हाँ पैसा दे रही है इंडस्ट्री। अब देखें ना पॉर्न इंडस्ट्री, सबको पता है उसकी तबाहकारियाँ, सबको पता है कितनी का, लेकिन नहीं, नो वन बैट्स एन आई, बस पैसा आ रहा है, $multi-billion इंडस्ट्री है वगैरह वगैरह। तो मैं समझता हूँ टीनेजर्स नीड टू अंडरस्टैंड, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि डोंट बी अ पॉन, सीरियसली, मतलब डोंट गेट प्लेड बाय दीज पीपल। यू शुड रियलाइज़ कि हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ लोगों को कंज्यूमर्स चाहिए बस। तो बेटर टू स्पेंड योर टाइम इन यूजफुल एक्टिविटीज़, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़, कुछ स्किल पैदा करो अपने अंदर, जाओ स्पोर्ट्स करो, बाहर जाके साइकिलिंग करो, जाओ अपने रिलेटिव्स को विज़िट करो, को वॉलीबॉल खेलो, इकट्ठे रहो वगैरह वगैरह। आई थिंक कि ये बड़ा वाज़े फ़र्क जो है ना यूथ देखेगी जो गेमिंग कर रहे हैं ना, और जब वो रियल लाइफ में आएंगे। आपने भी नोट किया होगा जब कॉलेज में जाते हैं स्पोर्ट्स A लेवल में, तो स्पोर्ट्स के भी अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती हैं, कॉम्पिटिशन्स बहुत होते हैं,
तो व्हेन यू गेट इन्वॉल्व ऑन दोज थिंग्स तो मेरे ख्याल सेल्फ एस्टीम ज़्यादा तो तब बढ़ती है बजाय कि गेमें खेलने से। यस सर आपकी कोई ना कोई नीड नहीं पूरी हो रही थी जैसे आप गेमिंग में एडिक्ट हो जाते। वही बात है ना, आप सेल्फ एस्टीम बढ़ाना चाह रहे हैं अपनी, यू वांट टू बी गुड इन समथिंग। सोशल नीड्स पूरी नहीं हो रही हैं आपकी, आपके इतने दोस्त नहीं है या आपने कभी सोशली इंटरेक्ट नहीं किया, आप इंट्रोवर्ट हो। सर मोस्ट गेमर्स आर इंट्रोवर्ट्स, जैसे ताहा ने कहा, जस्ट बिल्डिंग अपॉन दैट, द फैक्ट इज कि वंस यू स्टार्ट गेमिंग एज एन इंट्रोवर्ट यू विल स्टे एन इंट्रोवर्ट एंड यू विल बी, आपकी इंट्रोवर्टनेस एम्पलीफाई हो जाएगी। अगर आप थोड़े से शाय हो, स्लाइटली शाय, मैं भी था, आई थिंक ताहा को पता होगा ग्रेड 2-3 में जब था मैं बहुत साइलेंट सा था। उस वक्त अगर मैं गेमिंग स्टार्ट करता इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू मेक फ्रेंड्स तो आज हो सकता है कि मैं यहाँ ना बैठा होता। ट्रू, आपके माशाल्लाह स्किल्स बिल्ड हुए, आई लर्नड हाउ टू टॉक टू पीपल, आई लर्नड हाउ टू मेक फ्रेंड्स। ये चीज़ें अगर आप गेमिंग में करो, अगर आप ऑनलाइन करो तो ये चीज़ें रियल लाइफ में ख़त्म हो जाएंगी फिर। मैं आपको एक मज़े में आपता हूँ, मुझे याद आ गया 2018 में मैंने PS4 ली और उसकी लेने की वजह ये थी कि YC में हम गेम्स खिला लेते हैं जो मतलब सेफ टू प्ले गेम्स हैं, फीफा हो गई, क्रिकेट मैच की स्क्रीनिंग्स भी करवा लेते हैं। हाँ बिल्कुल करवा लेते हैं। देखें यूथ को इन्वॉल्व करना है तो जाहिर है कि वी कांट गो लाइक दैट कि नहीं हम नहीं करेंगे। ऑब्वियसली जिसकी इजाज़त देते हैं हमारे भी स्कॉलर्स, हम वो कोई गेम्स जो है वो खिला देते हैं। तो मैंने इसलिए ली कि चलो मेरी तरफ से YC में भी यूज़ हो जाएगी, वरना YC हैज़ टू बोरो PS4 किसी स्टूडेंट से लेनी पड़ती है, तो चलो मेरी तरफ से एक एज हो जाएगा कि मैंने ले ली तो मैं YC को भी दे दूँगा। तो हुआ ये कि वो जब मैंने 3 महीने वो मेरे पास रही और मैं एडिक्ट हो गया, सीधी सी बात। मतलब जब मैंने वो 2018 मेरा वो पुराना गेमर जाग गया, मैंने तो बहुत अरसे से छोड़ी हुई थी, 6-7 साल मुझे हो गए थे। वो जब दोबारा आई मेरे घर, मैं तो वो गेमों पे गेमें खेलने लग गया जी। मैंने कहा ये भी लेनी, ये भी लेनी, ये भी लेनी। इतनी इंप्रूवमेंट आ गई गेम से जब आपने छोड़ी थी, तब आप तो फैसिनेट हो गए। एग्जैक्टली। और मेरे साथ वो एक लड़का रहता था, मतलब वो शेयर करता था मेरे साथ हाउस को, हाउस का रेंट भी वो आ जाता था हर वक्त। फिर वो खेलता था, मैं देखता था उसका गेम प्ले, वो बड़ा अच्छा खेलता था कुछ गेमों को। देन आई रियलाइज्ड कि यार ये तो मेरा टाइम इतना ज़ाया करवा रही है और ये दोबारा से मुझे उसी जोन में लेकर जा रही है, मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वगैरह वगैरह। तो शुक्र है कि मैंने उसको बेच दिया, OLX पे लगाया। ऑल्दो 7-8 हज़ार कम मिले मुझे, लेकिन मैंने हाथ जोड़े, मैंने कहा यार ये बस मुझसे दूर कर लो ये चीज़। मैंने भी OLX पे अपना PS4 बेचा था। अच्छा। बात वही है ना कि यू हैव टू टेक द, ये खुद ही लेना चाहता था। आपने लिया था? नहीं मैंने नहीं लिया। अच्छा। तो जस्ट टू वाइंड अप, हम चाहते हैं हम यूथ को बताएं कि देखो वी अंडरस्टैंड गेमिंग करते हैं आप, एंड आई डू अंडरस्टैंड कि इंटेलिजेंट होते हैं गेमिंग करने वाले लोग, ठीक है, मैं खुद एक्नॉलेज करता हूँ, मैंने खुद भी गेमिंग की है। बट व्हाट काइंड ऑफ गेम्स यू शुड प्ले, हाउ मच यू शुड प्ले, मैं चाहता हूँ इस पे एक बार फिर आप लोग एक जो है ना वो एडवाइस या अपनी टिप जो है वो दे दें। जी अब्दुल्ला, व्हाट काइंड ऑफ गेम्स एंड हाउ मच एंड हाउ टू? सर आई वुड सजेस्ट कि कंपैरेटिव गेम की तरफ ना जाया जाए, क्योंकि उसकी एडिक्शन ऐसे हेरोइन की एडिक्शन से भी ज़्यादा है और वो डोपामिन बढ़ता जाता है। ठीक है, उसकी क्वांटिटी बढ़ती जाती है जैसे आप कंपैरेटिवनेस में जाते हो। अगर आप जिस तरह वो तला भाई ने कहा है कि आप कैंपेन गेम खेल लो, ठीक है, हाँ तला भाई ने कहा है आप कैंपेन गेम खेल लो तो वो बेटर है। और ये सब्जेक्टिव बात है कि कितना खेलना है कितना नहीं खेलना आपने। तो आई वुड सजेस्ट नॉर्मली ऑन एन एवरेज 1 से 1.5-2 घंटा एट मैक्स आप खेल सकते हो। ओके जी हसन। एंड एडिंग अपॉन व्हाट ही सेड, ही इज कवर्ड इट ब्रिलियंटली कि जो गेमें आप खेलते हो यू शुड बी अवेयर ऑफ व्हाट यू प्ले। सबसे पहले तो जॉनरा क्या खेल रहे हो, डू यू नीड टू प्ले अ गेम जिसमें आपको पता है कि ज़्यादा बुरी चीज़ें हैं कंपेयर टू अ गेम जिसमें कम बुरी चीज़ें हैं। एक ये बात होगी। दूसरी बात, यू नीड टू रियलाइज़ कि आप कितना खेल रहे हो, हाउ लॉन्ग यूर प्लेइंग, हाउ इंडल्ज्ड इन द गेम यू आर। सो आई थिंक पर्सनली अगर आप बैटल रॉयल गेम्स में जाओ, 1 मैच इज़ हाफ एन आवर, 3 मैचेस 1.5 आवर, बिफोर यू नो इट आपने 5 मैच खेले और आपकी पूरी शाम ख़त्म हो गई है। इसी तरह अगर आप अपना जॉनरा चेंज कर दो टू अ गेम दैट्स नॉट दैट डिमांडिंग ऑन टाइम, तो दैट वुड बी अ बेटर वे। और दूसरा, यू नीड टू रियलाइज़ द फैक्ट कि जब आप गेमें खेलते हो ना तो आप यू आर इंडल्ज्ड इन द गेम, आपका डोपामीन सेंटर फिल हो रहा है। यू नीड टू बी अवेयर ऑफ द फैक्ट कि आप अपना डोपामीन फिल कर रहे हो, एंड यू शुड बी अवेयर ऑफ द फैक्ट कि आप कितना खेल रहे हो, एंड
Are you letting it take over your life or is it just a part of your life? Excellent. जी तहा आप क्या कहेंगे इस पे? सर आप अपनी अगर आप तो मेरे ख्याल कहेंगे कि डोंट प्ले गेम क्योंकि अब मैं आपने कहा कि इट्स वेस्टेज ऑफ टाइम एंड आई डू एग्री विद यू. मैं कहूँगा तो ये, मगर अब ऑफ कोर्स रियलिस्टिक बात करो, 5-6 घंटा कोई बंदा एडिक्ट है गेम्स का, वो ऑफ कोर्स एकदम से लीव नहीं कर सकता. सही. तो मैं ये आपको सजेशन दूंगा जो लोग एडिक्ट बन चुके हैं, 5-6 घंटे हर रोज खेल रहे हैं, कि वो हर महीना गुजरते जाए ना, तो वो अपना 1 आवर लेस करते जाएं और उस 1 आवर को किसी ऐसी प्रोडक्टिव चीज में गुजारें जिससे उनका एड्रेनलिन रिलीज हो, ताकि वो कंपैरिजन भी कर सकें कि उनको ज्यादा रिलैक्स वो किस चीज से हो रहे हैं, ज्यादा वो उनकी जो नीड पूरी नहीं हो रही, वो किस चीज से पूरी हो रही है. क्योंकि जब तक आपने दूसरी साइड देखी नहीं, आप कंपैरिजन कैसे कर सकते. तो ये बहुत प्रैक्टिकल माशाल्लाह आपने टिप दी. मैं बस लास्ट यही कहूँगा कि देखें, मैं समझता हूँ कि ये जो गेमिंग और मूवीज़ और ये म्यूज़िक की जो नीड है ना, ये ज़्यादा उन कल्चर्स में होती है और होनी चाहिए जो एम्प्टी कल्चर है. मतलब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है एंड आई हैव सीन इट, जहाँ कुछ करने को नहीं है, मतलब कोई पर्पस ऑफ लाइफ नहीं है, यू हैव नथिंग टू डू इन लाइफ, राइट, एंड लाइफ इज़ जस्ट गोइंग ऑन. खा ले पी ले जी ले वाला जो फलसफा है, या योलो यू ओनली लिव वंस, तो थ्रिल होना चाहिए लाइफ में. देखें गेम्स इस खाले पीले जीले वाले को बढ़ाती हैं. एब्सोल्युटली. पबजी का स्लोगन आई थिंक, करेक्ट मी इफ आई एम नॉट, ईट स्लीप रिपीट, चिकन डिनर रिपीट. चिकन डिनर जब आप जीतते हो उसको जब आप जीतते हो तो चिकन डिनर होता है. ईट स्लीप चिकन, वही चीज, Chicken एंड dinner इट repeat. शोज दैट प्राउडली. यस आप यही करो. एब्सोल्युटली. तो यही बात है ना. तो मैं देखें टीनेजर्स को ये पैगाम देने आता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग मुसलमान हो, आपके लिए करने को बहुत कुछ है. 5 वक्त की नमाज इस्लाम ने फ़र्ज की है, फिर अज़कार हैं, फिर देखें कितनी प्रोडक्टिव चीज़ों की तरफ तवज्जो दिलाई गई है दीन में हमारे. फिर सुन्नस, देयर आर सो मैनी सुन्नस टू फॉलो, देयर आर सो मैनी गुड बुक्स टू रीड, देयर आर सो मैनी स्किल्स टू लर्न. यू कैन लर्न अ लैंग्वेज जो आपको हेल्प आउट करे. मेरे पास एग्जांपल्स हैं ऐसे यूथ की. एक हमारा बड़ा अच्छा बच्चा है, बच्चे से मुरानी यूथ क्लब का माशाल्लाह, एंड ही इज़ 21, ही इज़ मैरिड, ही हैज़ माशाल्लाह 1 kid, और ही गॉट मैरिड इन एट द एज ऑफ 19 ईयर में वो पैसे कमा रहा था बेस्ड ऑन लैंग्वेज स्किल्स. कोई डिग्री नहीं थी उसके पास, A लेवल था. क्यों पैसे कमा रहा था? उसकी इंग्लिश और अरबिक बहुत अच्छी है. इंग्लिश भी आती है, अरबिक भी आती है और उर्दू भी आती है. बेस्ड ऑन हिज लैंग्वेज स्किल्स ही गॉट अ जॉब, आई थिंक अमेरिका की कोई फर्म थी, और अच्छा खासा वो कमाता है और बड़े फ्लेक्सिबल जॉब आवर्स हैं उसके. ठीक, अब वो क्या कर रहा है कि मदीना यूनिवर्सिटी जा रहा है माशाल्लाह, वहाँ पे एडमिशन ले रहा है, अपनी वाइफ को साथ ले जाएगा. ठीक है, अपनी वाइफ और बच्चे को, वहाँ से स्टाइपेंड मिलेगा उसे, स्कॉलरशिप पे उसका दाखिला हो चुका है. वहाँ से वो कहता है मैं दीन सीख के आऊँगा, 24-25 साल या 26 साल में लेट्स से आई विल रिटर्न, तो मैं एक आलिम बन चुका हूँगा. उसके बाद मैं साइकोलॉजी की कोई डिग्री करूँगा. लेकिन इस सब के साथ देखें उसकी इनकम भी चल रही है, वो शादी भी हो चुकी है उसकी, उसको बच्चा भी हुआ है. वाई? बिकॉज शुरू से उसकी ग्रूमिंग मुझे पता है, मैंने उसके फादर से पूछी थी. ही इंश्योर्ड कि मेरा बच्चा बुक रीडिंग करे, ही इंश्योर्ड कि ये कोई स्किल लर्न करे, कोई लैंग्वेज लर्न करे. तो देखिए ये बहाना है कि नहीं जी मैं नहीं कर सकता. आपके अंदर वो है. इंसान को अल्लाह ने बनाया, आपके अंदर वो पूरा इम्यून सिस्टम है, साइकोलॉजिकल इम्यून सिस्टम मैं इसको कहता हूँ, कि आप सेल्फ कंट्रोल शो कर सकते हैं, आप डिसिप्लिन्ड हो सकते हैं. ये बहाना है मैं डिसिप्लिन नहीं हो सकता, मैं कैजुअल हूँ और ये है वो. मैंने खुद अपने आप को डिसिप्लिन किया. इफ़ आई कैन चेंज, मुझे पता है मैं कैसा होता था टीनेज में, वेरी कैजुअल, तो सो कैन यू. सर इन्वेस्ट इन एडवेंचर्स. आप कहीं ट्रैवलिंग करो, दुनिया फिरो आप, इसकी बजाय कि अगर आपके पास रिसोर्सेज आप पूरी दुनिया फिरो, उसकी बजाय कि आप एक गेम में, जैसे एक अनचार्टेड गेम में उसमें वो बंदा एडवेंचर पे निकला होता है, इसकी बजाय कि उसका एडवेंचर देख रहे हो, अपनी स्टोरी बनाओ, अपना एडवेंचर बनाओ. और जरूरी भी नहीं कि इतनी बड़ी कोई चीज हो, आप गेमिंग के सिवा कुछ छोटा सीख लो. लर्न हाउ टू चेंज अ टायर ऑफ योर कार, लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ योर हाउस, लर्न हाउ टू चेंज दिस किचन सिंक. पेंटिंग सीख लो, आर्ट सीख लो, खुद जाके मार्केट फिरो, चीजें सस्ती लेना है वो सीखो, क्रिएट समथिंग. एग्जैक्टली. यानी कोई आप ऐसी चीजें लाओ जिससे आप कुछ क्रिएट कर रहे हो. ठीक है, आप कुछ लर्न कर रहे हो, एंड देयर कैन बी सो मेनी थिंग्स. बोर्ड गेम्स हैं, फिर वो हैंगमैन जैसे होती है, वो उस पर एक वाइट बोर्ड पे, ठीक है ना, वो कितनी इंटरेस्टिंग गेम है. इस तरह कई गेमें आपको ऐसी मिल जाएंगी विच यू कैन प्ले टुगेदर एज अ फैमिली. एवरीवन इज इन्वॉल्व, बच्चे हंस रहे हैं, खेल रहे हैं आपस में, साथ साथ जो है वो गेम भी चल रही है. पिक्शनरी है शायद, एक तो बड़ा कुछ है. इट्स जस्ट अबाउट दी इंटेंट. इंटेंट नहीं है तो फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर यू आर बाउंड, तो फिर यू आर स्लेव टू दिस
you know this thing. एक लाइन में अगर इसको कहना चाहें, try to do something new every day, not the same thing every day. Very good, mashallah. So thank you so much. Thank you, sir. बहुत अच्छा लगा. May Allah bless all of you and I'm really happy कि आप लोग माशाल्लाह अच्छा अपना टाइम स्पेंड करते हैं और बैलेंस्ड इंडिविजुअल्स बनने की कोशिश करें. May Allah help you. सुब्हानक व बिहम्दिका अशहदु ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक. वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.